आज हम करेंगे क्या सर? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री के बाद कैपेसिटी एंड आउटसोर्सिंग। और फिर फाइनेंस। पूरा फाइनेंस हमारा छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर अकाउंटिंग होती है। ठीक है। जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं जिसके अंदर। ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे और हम इस टास्क को आज के आज डे फोर्थ पे कंप्लीट करेंगे। प्रोबेबली हो सकता है कि हाँ हो जाएगा आज तो 1.5 घंटे में इंशाल्लाह 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर हमारा सारा इंशाल्लाह आज हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ भाई। यार ये हाँ। कहाँ जा रहे हो? 5 अच्छा चलता है, 1 हल्का चलता है, ऐसा क्यों? 5 वो है वेंडर डिफरेंस तो लोग कम है। 1 पे सारे लोग बोलते ही तो है। सब 1 पर है ना? सही है, यहाँ पे मैं 5 लगाता हूँ। 1 यहाँ पे चलता है, स्क्रीन अटकती है, 5 पे एकदम स्मूथ हो जाता है। और सर तो सर लेट्स बिगिन विद द इन्वेंट्री। तो सर वी व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि यार इन्वेंट्री क्या होती है, हमने बात करी थी। इन्वेंट्री होता है द मटेरियल वी स्टोर। वो मटेरियल जो हम स्टोर कर रहे हैं बैकअप पे, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ। तो मैंने वुड की इन्वेंट्री क्या की हुई है? स्टोर की हुई है। मैंने वुड स्टोर की हुई है, उसको मैं क्या कहता हूँ सर? ये मेरी वुड की इन्वेंट्री। अब जब मेरे पास ऑर्डर आता है तो मैं वुड से फर्नीचर बनाता हूँ और उसे बेच देता हूँ। तो सर ये जो वुड जो मैंने स्टोर किया हुआ था इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। कुछ बिजनेसेस वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री रखते हैं, मतलब कि यार आधा काम हुआ हुआ है, हाफ डन हुआ हुआ है, हाफ रहता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसी इन्वेंट्री भी स्टोर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि पहले से हाफ कुक करके वो स्टोर कर लेते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है वो आपको 15 मिनट में फुल कुक करके दे देते हैं। दैट इज द रीजन रेस्टोरेंट में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, आपके घर में वही खाना टाइम लगाता है। सही है। इसी तरह फर्नीचर के बिजनेस के अंदर भी लोग क्या करते हैं? फर्नीचर को बना के स्टोर कर देते हैं। सही है जी। लेकिन ये रेडी टू सेल फर्नीचर नहीं होता, ये हाफ डन होता है। जैसी कस्टमर ऑर्डर देता है वो उसको क्या करते हैं? उसको वो पॉलिश करते हैं, उसको फिनिश गुड के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर देते हैं। देन वी हैव फिनिश गुड। फिनिश गुड इज रेडी टू सेल आइटम। लाइक फॉर एग्जांपल मोस्टली होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। लाइक फॉर एग्जांपल तुम गए मोबाइल फोन लेने, तुमने बोला यार ये एक iPhone 16 Pro देना। वो बोले यार एक सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस में अभी बना के दे रहा हूँ। तुम बोलोगे दिमाग खराब हो गया क्या? तो वो तुम्हें डब्बा पैक फिनिश गुड देता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, यार ये लो और घर ले जाओ। तो उसने क्या करा है? ये तीनों टाइप की इन्वेंट्री को स्टोर करता है बिजनेस। ठीक है। तो वो जो स्टॉक स्टोर कर रहा है बिजनेस उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री फ्री की नहीं है, इन्वेंट्री है पैसों की। इन्वेंट्री में मेरे बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। इन्वेंट्री टूट सकती है, इन्वेंट्री खराब हो सकती है, इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, इन्वेंट्री वेस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से मेरे पैसे जाया होंगे, मुझ पे एक्सपेंस आएगा और वो एक्सपेंस फिर मुझे बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो ये आता है, वाई बिजनेस होल्ड इन्वेंट्री? बिजनेस इन्वेंट्री को होल्ड करता ही क्यों है? करे ही ना इन्वेंट्री होल्ड, भाई करना जरूरी है ना, ताकि आप इनेबल कर सकें एफिशिएंट प्रोडक्शन, ताकि बिजनेस एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। दैट इज द रीजन वो इन्वेंट्री स्टोर कर रहा है, ताकि सेटिस्फाई करें कस्टमर डिमांड को। लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने 100 यूनिट की डिमांड कर दी। अब मेरे पास इन्वेंट्री नहीं थी तो मैं उसकी डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करूंगा? अगर मेरे पास इन्वेंट्री स्टोर हुई भी होती तो मैं उसको जल्दी से बना के 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे देता। सेटिस्फाइंग कस्टमर डिमांड। प्री कॉशन अगेंस्ट डिले सप्लाईज। ठीक है। अगर सप्लायर मेरा डिले हो जाए, सप्लायर, तो मेरे पास इन्वेंट्री होल्ड हुई है, दैट इज अ प्री कॉशन अगेंस्ट डिले सप्लाई। मेरा काम नहीं रुकेगा, प्रोडक्शन चलती रहेगी। बेनिफिट ऑफ फ्लक्चुएशन इन रेट्स। ठीक है। अब रेट्स क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी सोचो पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइसेस आपके सामने क्या हुए थे? फ्लक्चुएट हुए थे। पेट्रोल था पहले 256 रुपीज लीटर इन पाकिस्तान। सही है। तो जिन पेट्रोल पंप्स ने, जिन फ्यूल ओनर्स ने इसको स्टोर क्या किया, उन्होंने फ्लक्चुएशन ऑफ रेट का एडवांटेज उठाया। बिकॉज पेट्रोल फिर हो गया कितना? 380 का, है ना? अब वो पेट्रोल फ्यूल ओनर्स जो जिन्होंने 256 किया हुआ था, देखो उनको कितना एडवांटेज बेनिफिट उठाते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स का। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट से आप डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। सही है। कि लाइक फॉर आपने पहले स्कोर किया हुआ था जब था 256 का, 256 पे आपने स्टोर किया था।
आगे जाके वो हो गया 150 रुपए का। तो अब इस सिचुएशन में अगर आपने इन्वेंट्री को स्टोर किया हुआ था, तो अब देखो अब आपको नुकसान हो गया है, ठीक है, आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा। तो सर ये होता है सर फ्लक्चुएशन ऑफ रिस्क के फायदे। सर अब इसकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने की सर कॉस्ट क्या है। सबसे पहली कॉस्ट जो होती है इन्वेंटरी को होल्ड करने की बेटा, वो है स्टोरेज कॉस्ट। जहां पर मैं इन्वेंटरी को स्टोर करूंगा, मैं वहां का रेंट पे करूंगा। अब वहां का रेंट पे करूंगा, वहां सिक्योरिटी रखूंगा, उनकी सैलरीज हैं, वहां पे मैनेजर रखूंगा, उसकी सैलरी है, सारी स्टोरेज कॉस्ट आ रही है। सही है, वेयर हाउस का रेंट होता है बेसिकली, या गोडाउन का रेंट होता है जहां पे आप इन्वेंटरी रखते हो। जूते वालों को देखा कभी, जूते खरीदने में वैसे बाटा वाटा से गए हो, कोई जूता आपको पसंद आता है, वो फिर आवाज मारता है 252 ए, ऊपर से एक बंदा निकलता है कोपचे से पड़क करके डब्बा फेंकता है, नीचे से अंकल पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं यार आप कह दो। वो बेसिकली वो कहाँ से फेंक रहे हैं, या आप जाते हो, चलो ऊपर से नहीं फेंक रहे, आप अपने जूते का साइज उसको चेक कराते हो, आपको वो जूता नहीं देता, बल्कि अंदर जाता है किसी लॉकर में, किसी स्टोर में, वहां से नया बॉक्स एकदम चंपी हुआ हुआ लेकर आता है आपके लिए। वो क्या है, वो कहाँ से लेकर आया है, वो इन्वेंटरी से उठा के लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है, स्टॉक से उठा के लेकर आ रहा है। सही है, ठीक है। देखा जूते वालों को, देखा उनकी लैंग्वेज देखिए कैसी होती है। जो लोग शू मेकर जो है, चाहे भले ब्रांड क्यों ना हो, लमतर छब्बी, कसो छब्बी, पता नहीं क्या बोलते हैं। अबे भाई जूते का साइज, मैंने ब्लैक कलर का जूता लिया हुआ है यार, लमतर छब्बी पता नहीं क्या बोलेगा, वो बॉक्स लेकर आएगा यूं करके नया वाला, बेहतरीन भाई। स्टील एंड ब्रेक, ठीक है, इन्वेंट्री क्या हो जाती है, चोरी हो सकती है, इन्वेंट्री टूट सकती है, खराब हो सकती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, पुरानी, आउट ऑफ ट्रेंड हो गई। अब आपने स्टोर करके रखी हुई थी, लेकिन वो फैशन से ही आउट हो गई, ट्रेंड से ही आउट हो गई। सही है। इंटरेस्ट कॉस्ट आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे आता है, कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं बेटा, कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, या तो वो लोन लेके इन्वेंट्री खरीदते हैं। सही, अब लोन पे क्या इंटरेस्ट पड़ता है, या तो वो सप्लायर से इन्वेंट्री खरीद लेते हैं, ठीक है। अब सप्लायर का क्या सिनेरियो है, सप्लायर को मैं जितना डिले करूंगा ना पेमेंट करने में, सप्लायर उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता रहेगा पेमेंट के ऊपर, क्रेडिट पेमेंट के ऊपर, ये इंटरेस्ट रेट बेयर करना पड़ जाएगा आपको। और अगर मैं सप्लायर को जल्दी पैसे देता हूं, तो सप्लायर इंटरेस्ट के बजाय मुझे क्या देता है, डिस्काउंट देता है, तो दोनों में फायदे हैं आपको। फिर सर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री डेप्रिशिएट होती है, ये सारे क्या है सर, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वाइल आई होल्ड इन्वेंट्री। जब मैं इन्वेंट्री को होल्ड करता हूं, तो ये सारी कॉस्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ेंगी। सही है। अब सर इसका सोल्यूशन क्या है, अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन नंबर वन, सॉफ्टवेयर लगाओ अपनी कंपनी में, अपनी प्रोडक्शंस के अंदर, अपनी इन्वेंटरी में इन्वेंटरी का सॉफ्टवेयर लगा दो। तो सॉफ्टवेयर से क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है कि कितना सेल हो गया, कितनी परचेजेस थी, कितनी ऑब्सोल्यूशन में, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में, सारा सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरी चीज, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइज करो, मॉनिटर करो उसको, सुपरवाइज करो, कितना इन्वेंटरी सेल हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना मूवमेंट पे। सिक्योरिटी अच्छी कर दो, वहां पे सीसीटीवी लगाओ, गार्ड्स बैठाओ, फलाना फलाना। फिर सर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को लेकर दो। जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम, उसी वक्त, जस्ट इन टाइम, द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग कि यार जस्ट इन टाइम। देखो वैसे जस्ट इन टाइम एक टॉपिक है हमारा, लीन प्रोडक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ लीन प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेस्टेज को एलिमिनेट करना, वेस्टेज को एलिमिनेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन लीन प्रोडक्शन आपके एएस में नहीं है, अब आपके ए2 में। लेकिन लीन प्रोडक्शन का एक पार्ट जस्ट इन टाइम जो रिलेट करता है इन्वेंटरी से, उसको अभी पढ़ते हैं, उसको एएस के अंदर ही डाला हुआ है इन्होंने। सही है। तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हमें क्या कह रहा है बेटा, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हमें कह रहा है इन्वेंटरी और मटेरियल ऑर्डर्ड व्हेन इट नीडेड फॉर प्रोडक्शन। कि यार मैं इन्वेंटरी होल्ड ही नहीं कर रहा, मैं इन्वेंटरी स्टॉक ही नहीं कर रहा, मैं इन्वेंटरी या फिर बहुत मिनिमम इन्वेंटरी स्टॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब इन्वेंटरी में स्टॉक ही नहीं करूंगा, तो ना चोरी होगी, ना खराब होगी, ना टूटेगी, ना वेस्टेज होगा। तो सर करें क्या, सर करें ये कि जो इन्वेंटरी है ना, आप अपने सप्लायर से इतना बेहतरीन करके रिलेशन बना लें कि व्हेन यू गेट ऑर्डर, उसी टाइम आप सप्लायर से मटेरियल बना के प्रोडक्शन दे दें। लाइक फॉर एग्जांपल, जिमल आई मेरी दुकान पे, जिमल ने बोला सर आपकी फर्नीचर की दुकान है, मुझे ये चेयर अच्छी लग रही है, जिमल खरीद ले बेटा, ठीक है, सही है। तो जिमल ने बोला मुझे ऐसी 200 चेयर चाहिए। मैंने बोला ठीक है जिमल, एक काम करो आप जाओ, मैं आपके इंस्टीट्यूट की एड्रेस दे दो, वहां
चेयर्स आपको डिलीवर कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा बिकॉज मेरे पास राइट नाउ 200 चेयर प्रोड्यूस करने की इन्वेंटरी नहीं है। जैसे ही मैंने जिमल से ऑर्डर लिया, मैंने अपने सप्लायर को फोन किया, मैंने बोला सप्लायर भाई साहब एक काम तो करो, मुझे 200 चेयर्स की इन्वेंटरी ला दो, वुड ला दो, ठीक है। मैंने उससे मंगाया, हाथ के हाथ चेयर प्रोड्यूस करी 200 और अगले दिन डिलीवर कर दी। किसके पास? जिमल के पास। ये होता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन के अंदर। जस्ट इन टाइम आपका बहुत खर्चा बचा लेता है। लेकिन कीप दैट इन माइंड, इसका इवैल्यूएशन क्या है कि सर जस्ट इन टाइम के अंदर आपको सप्लायर के, आप सप्लायर के डिपेंडेंट हो। आपको सप्लायर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। अगर सप्लायर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है देन यू कैन गो फॉर जस्ट इन टाइम, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। हमने इसका एक P2 का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जिसके अंदर उनकी जूतों की दुकान थी, शू मेकर थे वो, सही है, अब्बा थे वो, लेकिन उनकी बेटी ने फिर टेक ओवर कर लिया था। और का दोस्त था सप्लायर, तो के अंदर कंपटीशन करना चाह रही थी, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही थी। ये हमने P2 में सॉल्व किया था। अभी जब हम पास पेपर्स के अंदर आएंगे तो हो सकता है हमें वो सवाल दोबारा मिल जाए। तो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, ठीक है। तो सर अब इसके फायदे क्या हैं? सेव्स इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये आपकी इन्वेंट्री होल्ड करने की कॉस्ट को सेव करती है। ना वेयर हाउस के पैसे देने, ना मैनेजर के, ना सिक्योरिटी के, किसी के नहीं। लेस और नो कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री, आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा नहीं रहता। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन्वेंट्री में आप पैसा लगाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की, मेरा दोस्त है, उसका उसका ना गिफ्ट शॉप है, ऑनलाइन गिफ्ट शॉप है, शॉप है बेसिकली, फिजिकल नहीं है। तो वो क्या करता है, गिफ्टिंग का काम करता है, बड़ा अच्छा बिजनेस है उसका। तो वो हम सारे दोस्त क्या करते हैं, हम सारे दोस्त जो है ना, वो सुने कमेटी का नाम सुने? बीसी डालना सुना? बीसी का डालते हैं ना लोग, कमेटियां डालते हैं, हम लोग ये नहीं करते। हमें वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, हमें वेस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी लगता है वो। हम सारे दोस्त अपने पैसे क्या करते हैं सेविंग के, उसकी इन्वेंट्री में लगाते हैं, अपने गिफ्ट शॉप वाले। तो वो क्यों, खिलौनों का काम है उसका, गिफ्टिंग का काम है, बड़ों को भी गिफ्टिंग। जैसे कि अल्लाह माफ करे वैलेंटाइन डे के इवेंट आते हैं, मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, फलाना फलाना, ठीक है, तो उस टाइप की गिफ्टिंग भी करता है ना। तो हम उसकी इन्वेंट्री में अपना पैसा लगाते हैं, रोल करते हैं। तो वो इन्वेंट्री हमारे पैसों से खरीदता है, वो उसको बेचता है और उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें दे देता है। तो हमारे पैसे, अब कमेटी में क्या होता है, 1 लाख डालो तो 1 लाख ही रहते हैं ना, उसके अंदर हमें मिलते हैं 1,20,000। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है, इन्वेंट्री के अंदर पैसा लग रहा है। अब जरा सोचना, रिस्क भी है यहाँ पे। उसके वेयर हाउस में अगर आग लग जाए, उसके वेयर हाउस में अगर चोरी हो जाए, उसके वेयर हाउस के अंदर अगर कोई दीवार वार गिर जाए, छत वत, जैसे मेरे स्टूडियो की छत गिर गई थी लास्ट मंथ, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे पैसे जाया, इन्वेंट्री वेस्टेज। समझ आ रही है बात? तो यार, तो पैसा ही नहीं जब फंसा हुआ इन्वेंट्री में, तो इसका मतलब कैश इन हैंड है। अब जब कैश इन हैंड है या कैश इन बैंक है, तो उस पैसे को मैं मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। मैं कोई और बिजनेस में लगा सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं वेकेशन पे जा सकता हूँ। तो कैपिटल टाइड अप हुआ हुआ है, पैसा फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, जब ये बिक जाएगा तो मेरा पैसा दोबारा कैश इन बैंक या कैश इन हैंड आएगा। प्रिवेंट वेस्टेज, इससे वेस्टेज जो है ना प्रिवेंट होता है। जाया नहीं होता, सही है। डिसएडवांटेज है फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स का। आपने पहले इन्वेंटरी स्टोर कर ली जब प्राइसेस महंगी थी, अब सस्ती हो गई है, डिफ्लेशन हो गई है। फ्लक्चुएशन ऑफ रेट का डिसएडवांटेज हो गया। डिले इन सप्लाई, सप्लाई लेट होगी, सप्लायर लेट हो गया, चलो भाई। अब मैंने बोला था जिमल को, जिमल कल तुम्हारे पास 200 चेयर पहुंच जाएंगी, कल नहीं पहुंची क्योंकि मेरा सप्लायर लेट हो गया। सप्लायर तो कोई भी टोपी करवा सकता है ना। अब सोचो जिमल क्या बोलेगी। समझ आ रही बात? तो मेरी नेगेटिव इमेज जाएगी ना इन द मार्केट। लॉस्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर लूज हो जाएगा। जिमल बोलेगी आज के बाद कभी भी सर अली से मैं चेयर नहीं खरीदूंगी, तो सर अली कहते हैं कल 200 चेयर आ जाएंगी, अभी तक नहीं आई, सही है, तो लॉस्ट ऑफ कस्टमर हो गया। इसको आप कहते हैं जस्ट इन टाइम। अब सर जस्ट इन टाइम के जैसे एक और वर्ड है जिसको आप कहते हैं जस्ट इन केस। क्या कहते हैं? जस्ट इन केस। जस्ट इन केस, JIC। अभी जस्ट इन केस क्या हमसे कहता है? जस्ट इन केस हमसे कहता है कि यार जस्ट इन केस जिमल ने 200 यूनिट की इन्वेंट्री बोली थी ना, 200 यूनिट बोले थे ना, आप 250 यूनिट की इन्वेंट्री मंगा लो, 50 यूनिट एक्स्ट्रा की इन्वेंट्री मंगा लो, जस्ट इन केस के अगर जिमल कुछ ईयर को ज्यादा 100 और दे दो या 20 और दे दो या 10 और दे दो, उसको आप कहते हैं जस्ट इन केस। और वो जो आप एक्स्ट्रा 50 इन्वेंट्री मंगा रहे हो ना, उसको आप कहते हो बफर इन्वेंट्री। वो जो आप एक्स्ट्रा 50 इन्वेंट्री मंगा रहे हो ना, उसको आप कहते हो बफर इन्वेंट्री। ठीक है, समझ आ रही है बात?
तो सर दिस इज व्हाट इन्वेंटरी इज। देखो, जस्ट इन केस और बफर इन्वेंटरी में लिटिल बिट डिफरेंस इज, जस्ट इन केस इज कि हम एक्स्ट्रा इन्वेंटरी ऑर्डर कर रहे हैं, जस्ट इन केस हम बफर इन्वेंटरी ऑर्डर कर रहे हैं, गॉट इट। इतनी सी जो वो है ना डिफरेंस, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सर इन्वेंट्री को क्या करना है, हमने कंट्रोल भी तो करना है। अब इन्वेंट्री मंगा ली, उसको कंट्रोल भी तो करना है ना भाई, सही है। इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो इन्वेंट्री को हम कैसे स्टोर करें, कैसे कंट्रोल करें, सही है। अब सर टू मैनेज स्टॉक इन अ वे, देखो अब इन्वेंट्री अगर मुझे कम पड़ गई, कम आई जब भी नुकसान है, ज्यादा आ गई जब भी नुकसान है ना। कम आई तो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा आ गई तो उसको बेचूंगा कहाँ, जाया हो जाएगी पड़े पड़े, खराब हो जाएगी पड़े पड़े, है ना। तो मुझे इन्वेंट्री ना बड़ी बैलेंस चाहिए होती है, बड़ी बैलेंस इन्वेंट्री चाहिए होती है, सही है। उसके अंदर मैंने क्या देखना है कि ना मेरे पास शॉर्टेज हो, नो शॉर्टेज, स्टॉक आउट बोलते हैं इसको, स्टॉक आउट शॉर्टेज हो गई, और ना एक्सेसिव हो, ठीक है। एक्सेसिव मतलब ज्यादा हो जाना, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई तो अब मुझे हाई कॉस्ट पड़ेगी, सही है। तो ना हमें शॉर्टेज चाहिए इन्वेंट्री की, ना हमें एक्सेसिव इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है। दोनों सूरत के अंदर हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यार हमारे पास बैलेंस इन्वेंट्री आए, जो हमने राइट हैंड पे लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट स्टॉक आए, राइट टाइम और क्वांटिटी में आए। सर राइट स्टॉक आए, सही इन्वेंट्री आए, और सही टाइम पे आए, डिले भी ना हो टाइम के अंदर, या ना जल्दी ना हो जाए, और क्वांटिटी भी जो हमने कही है वही क्वांटिटी है, उससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, सही है। अब सर इसको हम समझते हैं कुछ की टर्म्स से, इसको हम क्या समझते हैं, की टर्म्स से। जैसे कि एक की टर्म है हमारे पास लीड टाइम, क्या है लीड टाइम। लीड टाइम का क्या मतलब होता है कि जब हमने इन्वेंट्री ऑर्डर की थी, लाइक फॉर एग्जांपल हमने Day 1 जनवरी 1 को इन्वेंट्री ऑर्डर की थी, सप्लायर को बोला था, और इन्वेंट्री आई हमारे पास January 6 को, सही है। उनको बोला था 6 को आई, तो 1 till 6 6 डेज होते हैं, तो हमारा लीड टाइम कितना है, 6 डेज का लीड टाइम है। इसका मतलब मेरे सप्लायर को इन्वेंट्री पहुंचाने पहुंचाने में मुझे क्या लग जाते हैं, 6 के 6 दिन लग जाते हैं, सही है जी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं, लीड टाइम से। लीड टाइम टेकन बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर न्यू स्टॉक एंड रिसीविंग इट। ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 1 जनवरी, स्टॉक डिलीवर्ड ऑन 5 जनवरी, तो हमें 4 डेज का लीड टाइम होता है। अब हमने इन्वेंट्री के खत्म होने से 4 दिन पहले अपने सप्लायर को फोन करके बोल देना है कि यार मेरी इन्वेंट्री खत्म हो चुकी है, सही है। ऑल्दो मेरे पास अभी 4 दिन की पड़ी है, बिकॉज मुझे पता है मेरा लीड टाइम 4 दिन का, बट मैंने 4 दिन पहले फोन करके बोल देना है कि भाई मेरे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है, ताकि वो 4 दिन के अंदर अंदर इन्वेंट्री लेके आ जाए सप्लायर, बिकॉज उसका लीड टाइम ही कितना है, 4 दिन का। इसको आप कहते हैं लीड टाइम। फिर है सर रीऑर्डर लेवल, रोल रीऑर्डर लेवल, at which a new order should be placed to avoid running out of stock during lead time, ठीक है। कि ताकि हमारी स्टॉक खत्म ना हो जाए, वो जो 4 दिन पहले हम फोन कर रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल, सही है। अब रीऑर्डर लेवल के अंदर देखो हम क्या करते हैं, जिसका फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम, कि हमारा मैक्सिमम यूजेज कितना है और हमारा लीड टाइम कितना आ रहा है, सही है जी। देखो मैक्सिमम यूजेज था 20, मल्टीप्लाई कर दिया हमने लीड टाइम से 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 80 यूनिट। जब मेरे पास लास्ट 80 यूनिट रह जाएंगे तो मैं इन्वेंट्री के लिए कॉल आउट कर दूंगा, सही है। मैक्सिमम यूजेज, मैं दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, सही है। और मेरा लीड टाइम है 4 दिन का, कितना दिन का, 4 दिन का लीड टाइम। तो मैंने क्या किया, दिन 20 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 4 दिन से, टोटल आए 80 यूनिट। अब मैं इन्वेंट्री में चेक करूंगा, जब मेरे पास लास्ट 80 यूनिट रह जाए ना, क्या है मेरे पास सिर्फ 80 यूनिट बनाने की, 80 यूनिट बनाने की इन्वेंट्री बची है, मैंने अपने सप्लायर को कॉल की, मुझे पता है 4 दिन में ही आएगा, ठीक है। तो 80 यूनिट तो मेरे पास हैं, 4 दिन
रोज 20 बेचूंगा, रोज 20 बना के बेचूंगा तो 4 दिन गुजर जाएंगे। मैंने सप्लायर को फोन किया, मैंने बोला यार रीऑर्डर लेवल ले लो, मुझे सब इन्वेंट्री पहुंचाओ, खत्म हो गई। अब जैसे ही मेरे चौथे दिन 80 यूनिट खत्म होंगे, मेरे पास न्यू इन्वेंट्री अराइव हो जाएगी। इसको आप कहते हैं रोल। ठीक है, सही है जी। देखो इसको पढ़ना आप दोबारा सही से, बड़ी वैसे बच्चों वाली चीज है। ठीक है, क्या मैंने उर्दू में भी जब भी लिखा हुआ है, जब मेरे पास लास्ट 80 यूनिट का मटेरियल रह जाएगा, इन्वेंट्री रीऑर्डर कर दूंगा। सही है। नाउ सर बफर इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टॉक और मटेरियल, जो हम एक्स्ट्रा यूनिट बना मंगाते हैं एहतियातन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बफर इन्वेंट्री कहते हैं, बफर इन्वेंट्री। अब देखो ऐसा करके टेबल तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, और उस टेबल को ना, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, तुम्हें इस टेबल को समझ के लिखना पड़ जाए यहाँ पे। अब देखो इस टेबल के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे तुम्हारे स्टॉक लेवल, और इधर तुम्हारे एक्स वाई एक्स एक्सेस पे टाइम, वाई पे स्टॉक लेवल है, और एक्स एक्सेस पे तुम्हारे पास टाइम है। अब टाइम देखो, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, 0 से लेकर 600 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। 600 यूनिट का स्टॉक आपने जमा किया हुआ है, 3 महीने का आपका टाइम है। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारी इन्वेंट्री चल रही है। जैसे ही 300 पे आ जा रही है हमारी इन्वेंट्री, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरा रीऑर्डर लेवल है। देखो इन्वेंट्री खत्म यहाँ पर हो रही है, इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है, देखो इतनी इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं इसको रीऑर्डर कहाँ पे कर रहा हूँ, रीऑर्डर में कर रहा हूँ यहाँ पे 300 पे। सही है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये है मेरा लीड टाइम। दैट इज द रीजन मैं पहले उसको इन्वेंट्री ऑर्डर कर रहा हूँ, ताकि जब कहानी यहाँ तक आए तो क्या हो, मेरे पास न्यू इन्वेंट्री आ जाए। अब जैसे ही यहाँ तक कहानी आई, यहाँ पे मैंने रीऑर्डर किया, इस अब इन्वेंट्री यहाँ पर आई, मुझे दोबारा देखो मेरे पास इन्वेंट्री भर गई, फिर दोबारा ऐसे चला, रीऑर्डर हुआ नीचे, फिर दोबारा ये मेरी इन्वेंट्री चल रही है। ठीक है, अब देख लो क्या क्या रीऑर्डर टाइम ये था। सही है, ये है लीड टाइम। लीड टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का इतने दिन मुझे लग रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कोई लाने में सप्लायर को। सही है, और ये जो एक्स्ट्रा में मैंने मंगाई हुई ना 100, इसको मैं क्या कहता हूँ, बफर इन्वेंट्री कहता हूँ। सर देखो ना, 600 टोटल थी मेरे पास। सही है, सही है, 600 यूनिट की मैंने टोटल जमा की हुई थी। मैं जैसे ही देखता हूँ कि यार ये 300 यूनिट रह गए सिर्फ, मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया, यहाँ पे 300 यूनिट पे रीऑर्डर कर दिया। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे टाइम लगाएगा सप्लायर इन्वेंट्री पहुंचाने में। ठीक है, तो मैंने रीऑर्डर लेवल यहाँ पे किया, और मैं देखता हूँ कि यार 100 यूनिट जब मेरे पास आखिरी रह गए थे ना, तो सप्लायर आ गया। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा में 100 यूनिट रखे, ये तो मेरा क्या हो गया, बफर इन्वेंट्री हो गया। यहाँ पर सप्लायर आया और दोबारा मेरे पास इन्वेंट्री क्या हो गई, भर गई। फिर दोबारा, मतलब मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ कि यार जब मेरे पास लास्ट 300 यूनिट रह जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन्वेंट्री को रीऑर्डर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इन्वेंट्री को रीऑर्डर कर देता हूँ। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ की यहाँ पे प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। द ग्राफ शोज स्टॉक लेवल ओवर टाइम, when an order is placed, how long delivery takes, when new stock arrives, कब स्टॉक खत्म होता है, कब ऑर्डर होता है, और कब न्यू स्टॉक आता है। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आई, इसके अंदर कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, काट, एक तो तुम बच्चों का मसला पता है क्या है, अब ए लेवल से मुश्किल, जब कोई आसान चीज आ जाती है ना तुम लोग के सामने, तुम लोग कहते हो यार इतना सिंपल तो नहीं होगा, इतना सिंपल कैसे हो सकता है, और फिर तुम लोग अपना स्टार प्लस खोल के बैठ जाते हो दिमाग के अंदर, भाई इतना ही सिंपल है। जो मुश्किल होता है हम खुद बताते हैं, ये मुश्किल है, इसको ऐसे समझ, इतना ही सिंपल है, कीप इट सिंपल। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो खलल बाकी रह जाए, नफ्सियात का कोई इलाज नहीं है बेटा। तो एक्सेस है तुम लोग के पास में रिकॉर्ड लेक्चर का, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है इन्वेंट्री पे, उसको जाके देख लेना। सही है, जिस लेक्चर में बेसिकली हमने ये बनाया है ग्राफ, वो देख। बाय द वे दिस शोइंग, ग्राफ में मैंने शो किया हुआ है दैट zigzag लाइन शोज स्टॉक यूज ओवर टाइम। ये zigzag लाइन शो कर रही है स्टॉक यूज हो रहा है ओवर टाइम। हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन शोज रोल, ये जो डॉटेड लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये रोल शो कर रही है, दैट इज मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। डिफरेंस बिटवीन रोल एंड रिसीविंग इज लीड टाइम। डिफरेंस बिटवीन रोल एंड रिसीविंग, इसको हम लीड टाइम कहते हैं बेटा। स्टॉक लेवल सडनली राइज इज आर डिलीवरी पॉइंट, जो स्टॉक लेवल सडनली राइज हो गया, ये हमारा डिलीवरी पॉइंट है। एक्स्ट्रा स्टॉक फॉर इमरजेंसीज, ये जो एक्स्ट्रा स्टॉक मैंने रखा हुआ है 100 पे देखो दोबारा इन्वेंट्री आई थी, ये जो 100 यूनिट जो मैंने रखे हुए हैं, इसको मैंने क्या रखा है, इसको हम बफर इन्वेंट्री कहते हैं। कोटेड, कोटेड।
अब सर फायदा क्या है इसका? फायदा क्या है? आपका रिड्यूस हो जाएगा स्टॉक आउट, आपका स्टॉक आउट होना कम हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेज कम हो जाएगी आपके बिजनेस में। आइडेंटिफाई लीड टाइम, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे लीड टाइम में कितना टाइम लग रहा है सप्लायर को आप तक डिलीवर करने में इन्वेंट्री। सही है। फिर सर स्मूथ प्रोडक्शन हो जाएगी आपके बिजनेस में, स्मूथली प्रोड्यूस कर पाओगे। आइडेंट डिलीवरी इश्यूज आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर उनको सॉल्व कर पाओगे। बेटर प्लानिंग एंड डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। सही है। फिर देखो डिसएडवांटेज, डू नॉट कंसिडर सडन डिमांड, कि इन्वेंटरी कंट्रोल आपकी सडन डिमांड चेंज को कंसिडर नहीं करता, बता नहीं पाएगा सडनली डिमांड कैसे चेंज हो रही है। हो सकता है आपने यहाँ पे 6 यूनिट टोटल मंगाए थे। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे आपने टोटल 600 यूनिट इन्वेंट्री कॉल आउट करी थी, सही, आपने प्लान की हुई थी। लेकिन सडन डिमांड चेंज हो गई, कस्टमर की डिमांड इतनी बढ़ गई, कस्टमर कह रहा है यार कि अब आपको 800 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। अब जब आपको 800 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेंगे तो सडन डिमांड चेंज हो गई। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको सडन डिमांड चेंज तो नहीं बता सकता, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि वो आपको अच्छी सेल्स फोरकास्ट करके दें और अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रोडक्शन करके दो। गॉट इट? तो ये डिसएडवांटेज है इसका। एरर आ सकता है इन लीड टाइम, सप्लाई और डिले हो सकती है। अब आपके पास यहाँ पे लीड टाइम जो है ना तय हुआ था कि यार इन जो आपका जो सप्लायर है 4 दिन में इन्वेंट्री पहुंचाएगा। तो जब 100 यूनिट रह गए थे आपने सप्लायर को कॉल कर दी। अब सप्लायर को 5 डेज लग गए। हो सकता है उसकी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आ गया, हो सकता है हालात खराब हो गए, हो सकता है इस्लामाबाद के मोटरवे बंद कर दिए हो, ठीक है, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया, वो भी बीमार हो गया। 5 डेज लग गए। तो सर लीड टाइम में इनएक्यूरेसी आ सकती है, दैट इज द रीजन मैंने 100 बफर इन्वेंटरी भी तो रखी हुई है। ठीक है। लॉस इफ इनएक्यूरेट डेटा, ऑब्वियसली अगर इनएक्यूरेट डेटा आएगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये इसके छोटा सा कंक्लूजन पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। एन इन्वेंटर डायग्राम हेल्प्स अ बिजनेस डिसाइड व्हेन टू रीऑर्डर स्टॉक एंड अवॉइड रनिंग आउट, बट इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट एस्टिमेशन। सही है, इवैल्यूएशन जजमेंटल कंक्लूजन लाइन यहाँ पे लिखी हुई है हमने यहाँ पे। नाउ सर वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ टॉपिक दैट इज नोन एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2022 आई थिंक 2023 में आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। उससे पहले तो ये आपके सिलेबस में नहीं होता था, A2 के अंदर होता था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सर होता क्या है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? लेट्स टॉक अबाउट इट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मींस कितना कैपेसिटी है आपके पास प्रोडक्शन करने का, टोटल में टोटल कितनी कैपेसिटी आपके पास प्रोडक्शन करने की, और करंटली आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी, मैक्सिमम कैपेसिटी, और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं ओनली 70 यूनिट। इसका मतलब मैं 30 यूनिट और प्रोड्यूस कर सकता हूं जो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया सर? 30 यूनिट का मैं नुकसान उठा रहा हूं। अगर मैं 30 यूनिट और प्रोड्यूस करूं तो मुझे इसका क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो इस कैलकुलेशन को आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली करंट आउटपुट लेवल एज कंपेयर टू मैक्सिमम आउटपुट से कंपेयर करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट से कंपेयर करते हैं, ताकि आपके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाए। सही है जी। अब जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वर्किंग करते हो तब आपको पता लगता है कि यार 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे और हम सिर्फ 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही जी। या फिर हम कहें यार 100 यूनिट की हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है और हम 120 यूनिट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, अब क्या होगा? 120 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की तो मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, अब क्या करूंगा? सही है? अब जरा देखो। या फिर हम कह रहे हैं यार 100 यूनिट की हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है और हम प्रोड्यूस भी 100 यूनिट कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वल कर दिया हमने, बराबर कर दिया। सही है। तो तीन सिचुएशन है ना। एक, 100 की कैपेसिटी थी, हम 70 बना रहे हैं। एक, 100 की कैपेसिटी थी, हमने 120 की प्लानिंग कर ली है। एक, 100 की कैपेसिटी थी और हम 100 ही बना रहे हैं। ये तीनों सिचुएशंस है ना। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस के अब देखो, जरा जरा इसको ना पीछे होकर देखो। प्रॉब्लम्स हैं ये, इनके अंदर प्रॉब्लम्स आनी है। इनको डील करने के लिए मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की प्लानिंग करनी पड़ती है। देखो सबसे पहला, कैपेसिटी शॉर्टेज। शॉर्टेज हो गई,
करंट आउटपुट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम कैपेसिटी। 100 यूनिट की मैक्सिमम कैपेसिटी थी और मैंने 120 की प्लानिंग कर दी है। इसका मतलब मेरे पास कैपेसिटी कम है, शॉर्टेज पड़ गई है। मुझे न्यू जगह लेनी पड़ेगी, मशीनरी डालनी पड़ेगी, लेबर हायर करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि मेरा करंट आउटपुट लेवल इज बिगर देन मैक्सिमम कैपेसिटी। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, कैपेसिटी एक्सेस, करंट आउटपुट इज लेसर देन मैक्सिमम कैपेसिटी। 100 यूनिट की कैपेसिटी थी और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ सिर्फ 70 यूनिट। तो एक्सेस हुई भी है ना, मेरे पास अभी जगह है, ठीक है, तो मैं उसको वेस्ट क्यों करूं? सही। एक बिजनेसमैन की ना हटती है, खासतौर में जब प्रोडक्शन में ना, मेरा दोस्त है उसका ना पेपर प्रिंटिंग का काम है, बहुत बड़ा काम है उनका पेपर एक्सपोर्ट का। वो कहता है यार मेरी मेरी फैक्ट्री में दो मशीनें ना ऐसी खड़ी रहती हैं, चलती ही नहीं है, मेरी ना खून जलता है। तो ये वो बेसिकली मुझसे क्या कहना चाह रहा है, वो मुझसे बिजनेस स्टडीज की जबान में कहना चाह रहा है कि यार वो जो दो मशीनें वो जो एक्स्ट्रा है ना वो एक्सेसिव है। मैं चाहता हूं उनके ऊपर भी काम चले। इसका मतलब कि सर आपकी वो जो टू एक्स्ट्रा मशीन्स है ना, वो आपकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है। सही है। इसका मतलब कि आपकी 100 यूनिट की कैपेसिटी थी, आप सिर्फ 70 प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो 30 आपका फारिग खड़ी हुई है मशीन ही, 30 यूनिट जो आपके नहीं बन रहे, उसमें आपका खून जल रहा है। बिकॉज वो आपका प्रॉफिट है ना यार, जितना ज्यादा बनाऊंगा उतना ज्यादा सप्लाई करूंगा, उतना ज्यादा बेचूंगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। समझ आ रही है बात? तो कैपेसिटी एक्सेस। अब देखो बैलेंस, 100% कैपेसिटी इक्वल 100% कैपेसिटी, करंट आउटपुट इज इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी। 100 यूनिट की कैपेसिटी थी, प्रोड्यूस भी 100 यूनिट कर रहा हूँ। सही है। ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई हो गई। अब क्योंकि मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वर्किंग करके इनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन ले सकता हूँ कि अगर शॉर्टेज थी 30 की तो मैं इसको फुल फिल कर सकता हूँ। अगर 120 यूनिट में एक्स्ट्रा बना रहा था और कैपेसिटी 100 की थी, और 20 यूनिट के लिए मैं रिसोर्सेज मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वल चल रहा था, 100 इज इक्वल्स टू 100, तो इसके अंदर क्या मोरल प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको डील कर सकता हूँ। सही है। ये फायदा है कैपिटल यूटिलाइजेशन करने का। अब देखते सवाल, देखो वही सवाल आ गया। इज इट ऑलवेज गुड वर्किंग एट 100%? क्या 100% कैपेसिटी पे काम करना हमेशा अच्छी बात होती है? कि सर 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी, आप बना भी 100 यूनिट रहे हो, क्या ये अच्छी बात होती है? देखते हैं इससे क्या प्रॉब्लम आते हैं। इससे आपके एम्प्लॉयज के ऊपर बर्डन आता है और आपका एम्प्लॉय डिमोटिवेशन फील करता है, बिकॉज वो हर वक्त काम कर रहा है वहां पे। बिकॉज वो 100% कैपेसिटी पे सारी मशीन्स चल रही हैं, सारी रिसोर्सेज लगी हुई हैं, सारे लेबर लगे पड़े हैं काम में। डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। रिजेक्ट अर्जेंट ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप 100 यूनिट्स बना रहे थे और 100 यूनिट्स की आपकी कैपेसिटी भी थी। आपका एक फ्रेंड आ गया, आपके फ्रेंड ने बोला यार 20 यूनिट्स मेरे भी बना दो। कहाँ से बनाओगे? नहीं बना सकते। अगर आप 100 के बजाय शॉर्टेज पे होते, 70 बना रहे होते, तो आप उसके 20 यूनिट ले लेते। अभी आप क्या करोगे? आपको नाराज करना पड़ेगा। कोई लॉयल कस्टमर आ गया पुराना, नाराज करना पड़ेगा। कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया आपके पास, नाइकी आ गया, नाइकी ने बोला यार हमारे शू भी मैन्युफैक्चर करो। अब आप कैसे करोगे मैन्युफैक्चर? इतनी बड़ी कंपनी को आपको लूज करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो सर क्या, रिजेक्ट अर्जेंट ऑर्डर्स। कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा इससे। अब जिसको आपने भगा दिया वो डिससेटिस्फाई होगा, वो बोलेगा यार ये देखो इनका एटीट्यूड ही नहीं मिल रहे। सही है। ठीक है। मैंने अपने दोस्त को बोला, जो मेरा वही प्रिंटिंग का पेपर एक्सपोर्ट का काम करता है, मैंने बोला यार मेरे नोट्स तू ही छाप दिया कर। कह रहा है भाई हम इतना छोटा काम नहीं करते हैं। मैंने बोला क्या मतलब यार, मेरी 500 बुक्स बनती हैं साल की। कह रहे 500? हमारा मिनिमम ऑर्डर ही 5,000 का है। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है यार, तेरे तो एटीट्यूड ही नहीं मिल रहा। इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स अबाउट कि अगर वो मुझे मिनिमम क्वांटिटी 500 एक्स्ट्रा में लगाता है, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि वो नुकसान में जाना है, और उसका काम और उसके लोग, उसके रिसोर्सेज भी क्या होने हैं, डिस्टर्ब होने हैं। तो ये सिर्फ एक बिजनेसमैन ये मसला समझ सकता है। समझ आ रही है बात? तो अभी बताता हूँ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो सर क्या, डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा, मशीन क्रैश हो जाएगी। अब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, इसका मतलब सारी मशीन्स यूज में, सारी मशीन्स लगातार चल रही हैं, क्रैश हो सकती हैं। ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट आपकी इंक्रीज ही होनी है। आपकी कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो आपकी इंक्रीज ही होनी है। बिकॉज पहले आपकी फॉर एग्जाम्पल 8 रिसोर्सेस काम कर रही थी, अब आपकी 10 रिसोर्सेस काम कर रही हैं। तो उनके फ्यूल एक्सपेंस, उनकी मेंटेनेंस एक्सपेंस, उनके वेज एंड सैलरी सब कुछ बढ़ जाना है। हम्म। वो अलग बात है कि जब वो बिकेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन राइट नाउ करंटली कॉस्ट तो इंक्रीज होनी है ना। ठीक है।
अब सर, जब कैपेसिटी हमारे पास शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, कि हमारे पास 100 यूनिट्स की कैपेसिटी थी और हमने प्लान कर लिए 120 यूनिट्स, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कैपेसिटी की शॉर्टेज है ना। अब ये 20 लोग मैं कहाँ बैठाऊं? अगर मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास में 100 बच्चों की जगह है और मैंने 120 एडमिशन ले लिए, तो ये 20 बच्चे मैं कहाँ बैठाऊं? सर पे बैठाऊं अपने? जमीन पे बैठाऊं? नहीं ना। क्या करूं? शॉर्टेज हो गई है। मुझे क्या करना पड़ेगा? दो दो सॉल्यूशंस हैं इसका। सॉल्यूशन नंबर वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि मैं 7 वाला रूम भी ले लूं, पैसा लगाऊं और 20 बच्चे वहां बैठाऊं। सही है? समझ आ रही बात? मैं अपने जूम का प्रो वर्जन को एक्सटेंड करके 120 पार्टिसिपेंट की जगह बना लूं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सही है। मैंने 20 यूनिट एक्स्ट्रा पकड़ लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूं, एक और न्यू मशीनरी लाऊं और वहां पे मैं ये 20 यूनिट प्रोड्यूस करूं। सही। महंगा महंगा है ना, खर्चा है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरा सोल्यूशन जिसमें मेरा खर्चा कम है, वो क्या है? आउटसोर्सिंग कर दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इज when you when your business or when you, ठीक है, giving your task to third party, giving or transferring task to थर्ड पार्टी। जब आप अपना काम उठा के किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर देते हो, इसको आप आउटसोर्सिंग कहते हो। ठीक है, आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस का अकाउंट्स डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया हुआ है। वी ऑल आर वीक इन अकाउंटिंग, तो हमने क्या किया, एक अकाउंटिंग फर्म को अपना पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिया। हमने बोला पूरी हमारी अकाउंटिंग आप संभालोगे, वी आर योर क्लाइंट। ठीक है, हमारी सेल्स कितनी होती है, इन्वेंट्री कितनी जाती है, प्रॉफिट कितना होता है, सप्लाई कितना होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन कितने, सब आप संभालोगे और हम आपको महीने के इसके 2 लाख रुपए देंगे। सर ये क्या बात हुई, 2 लाख रुपए देने पड़े? अगर भाई मैं अपने ऑफिस में अकाउंटेंट्स हायर करूंगा तो उनको भी तो पैसे ही देने पड़ेंगे। उनको भी तो कंप्यूटर्स लाके देने पड़ेंगे, प्रिंटिंग मटेरियल लाके देना पड़ेगा। उसके बावजूद वो एरर करेंगे। इससे बेहतर नहीं है मैं एक प्रोफेशनल कंपनी जिसका काम ही अकाउंट्स मैनेजमेंट का है, जो लोग खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी कंपनी बनाई है उन्होंने, मैं उनको अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दूं। गॉट इट? अब देखो, मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है ना, मार्केटिंग का बिजनेस है, फरियाल का जो है ना अपना कैफे। सही है। अब फरियाल का काम है कैफे चलाना। सही है। फरियाल को मार्केटिंग नहीं पता कैसे होती है। अब फरियाल, या तो दो ऑप्शन है। ऑप्शन है, या तो फरियाल अपनी मार्केटिंग टीम बनाए, तो इसको मार्केटिंग इंडिविजुअल्स हायर करने पड़ेंगे, उनको लाखों रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी। सही है। उनको कंप्यूटर रिसोर्सेज दिलानी पड़ेंगी, वो खर्चा अलग। फिर उनके लिए रूम लेना पड़ेगा जहाँ पे वो बैठेंगे, काम करेंगे। उस रूम का रेंट कितना, खर्चा कितना सरदर्द है। उसका काम कैफे चलाना है यार, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चलाना नहीं है उसका काम। फुल ऑफ एरर्स है। मैंने बोला फरियाल, आई एम मार्केटिंग प्रोफेशनल, मेरा तो काम ही है। तुम एक काम करो, 3 लाख रुपए महीना मुझे दो और अपनी मार्केटिंग भूल जाओ। तुम्हारी बिजनेस की मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे बिजनेस की हो चुकी है। लेट्स डू इट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, अब तुम तक कस्टमर लाना मेरा काम है। फरियाल ने अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझे आउटसोर्स कर दिया। इसी तरह मैं अपना टास्क और काम आउटसोर्स कर देता हूं टू द थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा सोचना, मेरे पास 20 एक्स्ट्रा यूनिट आए थे। सही है। और वो यूनिट्स नाइकी के। अब अगर मैं बेवकूफ होऊंगा ना, तो मैं नाइकी को मना कर दूंगा। अकलमंद दूंगा तो नाइकी को बोलूंगा डन हो गया, बना दूंगा। भाई साहब कैसे बनाओगे, कहाँ करोगे 20 एक्स्ट्रा यूनिट? फोन किया अम्मार को, मैंने बोला अम्मार भी शू मैन्युफैक्चरर है, मेरा कॉम्पिटिटर है यार। सही है। कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर करूं भाई, वी बिलीव इन कोलाबोरेशन। कंपटीशन कंपटीशन कुछ नहीं होता, कोलेबरेशन करो, बहुत फायदा है। अब देखो कोलेबरेशन का फायदा दिखाता हूँ। मैंने अम्मार को फोन किया, मैंने बोला यार अम्मार, मेरे लिए 20 यूनिट ऑफ शू बनाएगा? अम्मार ने बोला सर पैसे दें, क्यों नहीं बनाऊंगा। मैंने बोला डन हो गया अम्मार। मैंने अम्मार से बनवाए शू 20 यूनिट के, अम्मार को दिए 1,000 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बोला दिया, नाइकी को बोला काम हो गया। सही है। और
आउटसोर्सिंग। नाइकी को थोड़ी पता अम्मार से बना है, समझ आ रही है बात? ये तो अम्मार और मेरी केमिस्ट्री है ना। समझ, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स कर दो, इतना फायदा होता भाई। ठीक है, इससे क्या होगा सर, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेस बर्डन होगा बिजनेस के ऊपर, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस के ऊपर बर्डन लेस होगा। अच्छा बताऊं, टोयोटा, वन अदर एग्जांपल। टोयोटा अपने टायर प्रोड्यूस करता है अपनी गाड़ी में, अगर टोयोटा अपने टायर लगाता है, नहीं लगाता। जनरल मोटर से क्या करता है, आउटसोर्स करता है, टायर उनसे बनवाता है, जनरल टायर से बनवाता है टायर्स। जो साउंड सिस्टम है, पायनीर पायनीर करके है कोई, उससे वो साउंड सिस्टम लेता है टोयोटा, अपना प्रोड्यूस नहीं करता। आउटसोर्सिंग है ना भाई, आउटसोर्सिंग की दुनिया है। सही है। मेरे पास जितना भी सॉफ्टवेयर का काम आता है, मैं सॉफ्टवेयर का काम मेरे ऑफिस में नहीं होता, मेरे दोस्त की कंपनी है, ठीक है, मैं उसको आउटसोर्स करता हूँ। जितना भी सॉफ्टवेयर का काम है, रैंक लॉग पे बनता है, रैंक लॉग आगे देती है, हम आगे कस्टमर क्लाइंट को देते हैं। समझ आ रही है बात? उनको थोड़ी पता है पीछे क्या है, इन्होंने स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाई हुई है क्या, सेक्शन 1 इंटीग्रेशंस बनाई हुई है, मैं अपने क्लाइंट को थोड़ी ना बताऊंगा। मैं इंटीग्रेशंस बनाने के केपेबल हूँ, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने के केपेबल हूँ, दैट इज द रीजन बिजनेस कर रहा हूँ। पहुंच रहे हो? तो जो लोग कहते हैं ना कि बिजनेस पढ़ के बिजनेस करना चलिए आता है सर बिजनेस पढ़ के बिजनेस, भाईजान बिजनेस पढ़ के ही बिजनेस करना आता है आपको, सही है, वरना ये स्ट्रैटेजिक अलायंस, इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे जारी होंगी आपके ऊपर सर। सही है? तो सर एंटरटेन ऑर्डर्स, डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है। अब आपने, क्योंकि वो देखो आपका एम्प्लॉय नहीं है, आपने आउटसोर्स किया है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है एनी टाइम। सही है। लेस अकाउंटेबिलिटी है, आप उसको अकाउंटेबिलिटी 100% नहीं कर सकते। डेटा लीक के चांसेस हैं, आप डेटा लीक करोगे, हाँ करें भाई, करेंगे डेटा लीक, मार्केटिंग एजेंसी हम। कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका उनके साथ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये फायदे और नुकसान आते हैं किसके साथ, आउटसोर्सिंग के। ठीक है, लंबी कर दी मैंने इसके ऊपर भी। सर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Management by objective, MBO, management by objective. MBO is a system where managers and employees agree on specific measurable goals for each employee or departments, and performance is regularly reviewed against those goals. ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाना, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करते जाना, ऐसे अपने ऑफिस को चलाना, इसको आप कहते हैं, पीटर ड्रकर ने आपको ये बना कर दिया था। एम्प्लॉय विल अंडरस्टैंड देयर रोल क्लियरली, दे फील इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। बेसिकली बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना और उस ऑब्जेक्टिव अचीव करना। लाइक फॉर एग्जांपल, नंबर 1, सेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेरा एक जमाने में ऑब्जेक्टिव था कि यार मैंने अपने दुबई में ऑफिस बनाना है, लेकिन अब मेरी दुबई से कट्टी हो गई है। सही है। दुबई के बारे में मैंने बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिया जो मैं आपको नहीं बता सकता। सही है। एनिमी, यू आर माई एनिमी, माई एनिमी, समझ आ रही बात? तो दुबई में ऑफिस बनाना है, डिपार्टमेंटल, और ये तो कंपनी का पूरा मास्टर ऑब्जेक्टिव है ना। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर यहाँ ऑफिस बनाना है तो मार्केटिंग होगी 50 लाख की, ऑपरेशन से 60 लाख रुपए करने, फाइनेंस से 1 करोड़ रुपए जनरेट करने, और एचआरएम से इतने एम्प्लॉयज हायर कराने। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, प्राइमरी, एक्यूरेट, ठीक है। फवाद क्यों लिखा था मैंने, अच्छा चलो सही बता रहा हूँ। ठीक है। मार्केटिंग 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 मैनेजर को मैंने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं कि यार तुम प्राइमरी रिसर्च करो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेकर आओ, और फवाद खान से हमारी एडवर्टाइजमेंट कराओ। सही है, इंडिविजुअल। फिर उसको मॉनिटर करना, क्रॉस चेक करना, इवैल्यूएशन और फीडबैक और ऑडिट लेना, हर महीने बुला लेना अपने एम्प्लॉयज को कि सर आपके ये ABCD ऑब्जेक्टिव थे, एम्प्लॉयज से ऑडिट बिठाया, क्या आपके ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए, आए मुझे रिपोर्ट दिखाएं इस चीज की। उसने बोला यार A हो गया, B हो गया, C हो गया, D नहीं आया सर, अब मैं आपकी बैंड बजाऊंगा, D क्यों नहीं हो पाया, इसका फीडबैक दें। ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, वैल्यूएशन और फीडबैक कहते हैं। बहरहाल ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। फायदे देख लें, वही पुराने किसी पटे, क्लियर डायरेक्शन है, मोटिवेटेड हो गए, बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी एम्प्लॉयज की, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, एम्प्लॉयज एम्पावर्ड होंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रेशर आएगा एम्प्लॉय पे, सुइटेबल नहीं है सम रोल के ऊपर, इग्नोर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट को इग्नोर कर देगा, क्यों कर देगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगे हुए हैं, अपने ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहे हैं। ऑलराइट सर, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 5। 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो सेक्शन 5 स्टार्ट करने से पहले। सर लेट्स बिगिन। तो सेक्शन 5 वी आर स्टार्टिंग, and section 5 is known as, obviously we all know, finance is all about accounting। ठीक है, जहाँ पे आप अकाउंटेंट लोग अकाउंटिंग करने जाते हो ना, उसको, उस डिपार्टमेंट को आप फाइनेंस कहते हो। फाइनेंस इज अ डिपार्टमेंट जो पूरे बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करता है,
उस पैसे को कंट्रोल करता है, उस पैसे को मैनेज करता है, उस पैसे को री इन्वेस्ट करता है। सारा काम किसका है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, बिजनेस के। बिजनेस को तीन चीजों के ऊपर फाइनेंस चाहिए होता है। नंबर वन, स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप मतलब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस को फाइनेंस चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस डेली बेसिस के खर्चों के लिए, डे टू डे आपकी ऑपरेशन और सेल्स के जो खर्चे हैं ना, उसके लिए बिजनेस को क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल बाय करना, लेबर को वेज देना, बिजली का खर्चा उठाना, फ्यूल बाय करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जो रोज रोज नहीं होता, कभी कभार होता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन इन्वेस्टमेंट, मशीन खरीद लेना, इक्विपमेंट खरीद लेना, दीज ऑल कम्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ फाइनेंस इज अ टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर लोन। फाइनेंस इज अ टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर पेमेंट मैथड्स। ठीक है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसके अंदर आप फाइनेंस के टर्म को यूज करते हो। तो हियर वी हैव इज माइक्रो फाइनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस वो लोन है जो हम इंडिविजुअल को देते हैं। लोन फॉर इंडिविजुअल, जो जो लोन फॉर इंडिविजुअल होता है ना, उसको आप माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। ठीक है। जो लोन फॉर कंपनी होता है उसको आप मैक्रो फाइनेंस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बैंक इन बांग्लादेश जहां पे जो क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस देते हैं टू इंडिविजुअल। उनका जो माइक्रो फाइनेंस है दैट इज इक्वल्स टू आर 5 लाख रुपए। तो वो इंडिविजुअल को दे रहे हैं। अब वो स्टडी लोन हो सकता है, वो किसी भी टाइप के खर्चे का लोन हो सकता है, बट दैट लोन इज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल। सही है जी। तो उसको आप माइक्रो फाइनेंसेस कहते हैं। तो लोन को कैसे भरपाई होती है? इंस्टॉलमेंट के साथ भरपाई होती है। दैट इज द रीजन उसको आप फाइनेंसिंग कहते हैं, फाइनेंसिंग। ठीक है जी। ऑलराइट। तो सर ये है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस फाइनेंस में हम तीन टॉपिक को एक साथ छेड़ेंगे, दैट इज कॉस्ट, खर्चा कितना होता है, कैश फ्लो, बिजनेस में कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है बिजनेस से, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो कौन सी सोर्सेस हैं जहां से बिजनेस पैसा जनरेट कर सकता है। ठीक है। ये तीन टॉपिक हम एक साथ इसको छेड़ते हैं, कॉस्ट, खर्चा, कैश फ्लो, पैसा आना जाना, सोर्स, कहां से पैसा जनरेट करना है। सही है। तो आओ लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट। although it's a part of the break even one is a part of section 4, but I included in section 5। मैं section 5 के साथ सारी पैसों की बातें कर लेता हूँ। ठीक है। तो कॉस्ट क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? एन अमाउंट टू स्पेंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। वो पैसा जो प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, उस पैसे को आप कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी कॉस्ट फॉर पेन, 10 रुपए की कॉस्ट थी पेन की। नाउ द प्राइस इज 15 रुपीज और 15 रुपए का बेच रहा हूं। सही है। तो कॉस्ट जितनी ज्यादा बढ़ती है बिजनेस का खर्चे उतने ज्यादा बढ़ते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। कॉस्ट जितनी कम होती है बिजनेस से खर्चे कम होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बिजनेस की बढ़ जाती है। सही है जी। अब सर हम जो कॉस्टिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब टोटल कॉस्टिंग ऑफ द कंपनी। अब ये टोटल कॉस्टिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के कुछ कैटेगरी कॉस्टिंग को मिला के बनती है। अब वो कैटेगरी कॉस्टिंग क्या होती है? एक होती है सर वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज दैट वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट क्या मतलब है? वो कॉस्ट जो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, वेरी विद द प्रोडक्शन, जो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। मतलब द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। सही है। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं सर? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि मटेरियल और लेबर हमें कब चाहिए? जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर हमें 10 प्रोडक्ट बनानी है तो 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें लेबर और मटेरियल चाहिए होगा। 20 प्रोडक्ट बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लेबर और थोड़ा ज्यादा लेबर चाहिए होगा। 30 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे ज्यादा लेबर। तो जैसे ही मैं प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूं तो क्वांटिटी ऑफ लेबर और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी बढ़ रहा है, और ये दोनों चीजों पैसों से आती हैं। तो आप देख रहे हो पैसे कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, ना मुझे लेबर की जरूरत है ना मुझे मटेरियल की जरूरत है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। सही है जी। सही है जी। अब जरा देखो, मैं 10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहा हूं,
10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 2 लेबर लग रहे हैं, जिनको मैं बेच देता हूँ 1,000 रुपए, और 2 kg मटेरियल लग रहा है जो है 1,000 रुपए का। तो टोटल 2,000 रुपए में मैं 10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं 20 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करूं तो 2 लेबर के बजाय मुझे 4 लेबर लगेंगे, और 2 kg मटेरियल के बजाय मुझे 4 kg मटेरियल लगेगा, है ना। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 2,000, 2,000 प्लस 4,000। सही है। तो मैं 10 मोबाइल फोन 2,000 में प्रोड्यूस कर रहा था, 20 मोबाइल फोन 4,000 में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसका मतलब जब क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसको आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाने की कॉस्ट है। इसको आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। कहाँ लिखूं डायरेक्ट कॉस्ट? क्या लिख देता हूँ? दिस इज डीसी। डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। फिर दूसरा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आईसी। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। सही है। ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने के लिए नहीं लग रही। ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती। ये वो कॉस्ट है जो रिमेन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप 10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करें, चाहे 20 करें, चाहे 30 करें, इस कॉस्ट ने चेंज नहीं होना। इसको आप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। दैट इज द रीजन इसका नाम है फिक्स। ठीक है। देखो, डो नॉट वेरी सॉरी डो नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से वेरी नहीं करती। दिस रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट है। इसको आप इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हो। तो ये किस चीज की कॉस्ट है? ये है रेंट। जिस फैक्ट्री में आप मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहे हो उधर का रेंट नहीं पे करोगे। ये है सैलरीज। जिस फैक्ट्री में आप मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहे हो, वहां अपने मैनेजर रखे हो, उनको आप सैलरीज नहीं दोगे? दोगे ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट नाउ। वी हैव अ डिजिटल एकेडमी। हमारी डिजिटल एकेडमी है। जून जुलाई में तो कोई काम ही नहीं होता। जून जुलाई में तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते ना। जून जुलाई में तो कोई एडमिशन ही नहीं होता। अगस्त से सितंबर से एडमिशन स्टार्ट होता है। तो मेरे जून जुलाई के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? है? क्या मेरी मैनेजर्स को मैं सैलरी नहीं दूंगा जून जुलाई में? क्या मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोलूंगा कि यार मैं आपको अपने ऑफिस का रेंट नहीं पे कर रहा बिकॉज जून जुलाई में बच्चे नहीं होते पढ़ने के लिए? ऐसे तो नहीं बोल सकता ना। फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्शन हो कि ना हो, पे करनी ही करनी है ना। समझ आ रही है बात? अब प्रोडक्शन हो, 100 यूनिट बनाऊं कि एक भी यूनिट ना बनाऊं, ये वो कॉस्ट है जो मुझे पे करनी करनी है। सही है। तो वेरिएबल एंड फिक्स। और जब मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस कर देता हूँ ना बेटा, ऐड कर देता हूँ, तो ये बनता है टोटल कॉस्ट। ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। एब्सॉर्प्शन कॉस्ट कहते हैं इसको। जब मुझे अपने बिजनेस की टोटल कॉस्ट पता लग जाती है ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस टोटल कॉस्ट को बीट करूं, हराऊं। ठीक है। क्योंकि जब मैं इस टोटल कॉस्ट को हरा दूंगा जब भी तो प्रॉफिटेबल होगा। टोटल कॉस्ट थी $10,000। टोटल रेवेन्यू था $10,000। कि कॉस्ट भी $10,000 थी, मैंने कमाए भी $10,000। तो ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन हो गया। जितना कमा रहा हूं उतना ही खर्चा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मैं ब्रेक इवन को आइडेंटिफाई करूंगा, है ना, तो मैं अपने प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर सकता हूं कि कितने यूनिट बना के हम कितने बेचेंगे कि हम ब्रेक इवन पे आ जाएं, और फिर हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट बना सकें। सही है जी। समझ आ रही है बात? जब मुझे पता ही नहीं होगा ब्रेक इवन कितने पे हो रहा है, कितने यूनिट बेचने में ब्रेक इवन हो रहा है, मैं अपना प्रॉफिट कैसे टारगेट कर पाऊंगा? मैं अपना प्रॉफिट आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगा कि कहाँ जाके मुझे प्रॉफिट बनाना है? गॉट इट? ये हमारी एक ब्रेक इवन की डायग्राम है, छोटी सी। सही है। यहाँ पे हमारे वाई एक्सेस है, यहाँ पे हमारे एक्स एक्सेस है। इसको हम डायग्राम में समझा दें ताकि सबको समझ में आ जाए। एक तरफ कॉस्ट है, दूसरी तरफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। सही है। ये आप देखेंगे एक सीधी लाइन आ रही है, ये है फिक्स कॉस्ट की लाइन। ठीक है। फिर आप देखेंगे जीरो से एक लाइन जा रही है, ये है टोटल रेवेन्यू की लाइन। फिर आप देखेंगे टोटल कॉस्ट की लाइन जा रही है फिक्स कॉस्ट के ऊपर से, ये है टोटल कॉस्ट की लाइन। सही है। और जहां पे ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरवीन कर रहे हैं,
ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर इतनी कॉस्ट पे मैं इतने यूनिट प्रोड्यूस करूं तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ब्रेक इवन के राइट हैंड पे जितनी भी जगह ये है प्रॉफिट, अगर मैं इतना प्रोड्यूस करता हूं तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ब्रेक इवन के लेफ्ट पे जितनी भी जगह ये सारा है लॉस, अगर मैं इतना प्रोड्यूस करता हूं तो लॉस में आ जाऊंगा। सही है जी। और ये जो मेरा जो हिस्सा है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो वेरी कर रही है। अब इस टॉपिक को अगेन एक्सेस खोलना, ठीक है, रिकॉर्डिंग से इसकी डिटेल वीडियो लाजमी देखना। सही। क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर लंबी नहीं कर सकता, 1 घंटा लग जाएगा। गॉट इट। तो ब्रेक इवन। अब सर ब्रेक इवन के बाद नाउ वी आर गोइंग ऑन कैश फ्लो। अब हम जा रहे हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो मतलब बिजनेस में पैसे का आना और जाना। और कैश फ्लो को हमें क्या करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है। फोरकास्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी में बैठा हूं तो मैं कैश फ्लो फोरकास्ट करूंगा यार कि यार फेब्रवरी में मैं कितना कमाऊंगा, कितना मेरा पैसा इनफ्लो होगा, कितना पैसा आएगा मेरे पास, कितना पैसा जाएगा, ताकि मैं फेब्रवरी की फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकूं। सही है, फोरकास्ट करता हूं। तो कैश इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसे का आना। कैश आउटफ्लो मतलब बिजनेस का पैसे से बिजनेस पैसे का बिजनेस से चले जाना। बिजनेस में पैसा कब आता है, सेल करता हूँ पैसा आता है, प्रोडक्ट बेचता हूँ पैसा आता है। बिजनेस से पैसा कब जाता है, बिजली का बिल भर दिया पैसा चला गया, परचेजेस कर लिए पैसा चला गया, मटेरियल खरीद लिया पैसा चला गया, लेबर को सैलरी दे दी पैसा चला गया। समझ आ रही बात। तो कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को कैलकुलेट करके प्लानिंग करूंगा कि कितना पैसा मैं कमाने वाला हूँ। जब भी हमारा कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा, मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, हमारा नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कैश इनफ्लो से कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको नेट कैश फ्लो कहते हैं। तो पॉजिटिव आंसर आया तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर हमारे इनफ्लो कम हुए, कमाई कम हुई, खर्चे ज्यादा हुए, आउटफ्लो ज्यादा, तो हमारा नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा। और नो वंस लाइक नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो होगा, बैंक लोन नहीं देगा, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, बोलेगा यार ये तो बड़ी अनस्टेबल कंपनी है। सही है। बैंक बोलेगा मैं तो लोन नहीं दे रही, तुम लोग का कैश फ्लो खराब है, तुम लोग मेरा पैसा डुबा दोगे। सही है। लिखा हुआ यहाँ पे मैंने, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए चाहिए, बैंक डील के लिए चाहिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है। गवर्नमेंट सप्लायर डायरेक्टर सब लिखा हुआ। मेन क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे आती है। आपके पास एग्जाम में ऐसे करके स्टेटमेंट आ सकती है, या वो आपको खुद पेपर टू में बता सकता है इसमें से कोई चीज गायब कर देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये नंबर गायब कर देगा, ये नंबर गायब कर देगा, ये नंबर गायब कर देगा, बोलेगा यार इधर क्या क्या नंबर होने चाहिए, ऐसा करके दे देगा। ये तो नहीं बोलेगा कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा से बनाओ, इतना तो ना एग्जामिनर के पास टाइम है ना बच्चे के पास टाइम है। लेकिन मोस्टली क्या करता है, नंबर्स गायब कर देता है। हमने इसका पास पेपर का सवाल भी किया हुआ है, ला अभी खोलेंगे आपके सामने आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट ही समझा देता हूँ ना, जान छोड़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, ये जनवरी से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, कि जनवरी में आपके पास कितने पैसे थे जब आपने महीना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $10,000 थे। ठीक है। फिर सर जनवरी में आपने करी सेल। जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, इसका मतलब ये कैश इनफ्लो है। $5,000 की आपने सेल करी। फिर आपने करी परचेजेस। जब आप परचेजेस करते हो तो पैसा जाता है, कैश आउटफ्लो होता है। 3,000 की आपने परचेजेस करी, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो सामने आ गया। फॉर्मूला क्या है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। आपने सर इनफ्लो को माइनस किया आउटफ्लो से, आपका नेट कैश फ्लो निकल कर आ गया 2,000। सही है। ये आ गया नेट कैश फ्लो 2,000, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव 2,000 आया कि आपने आपने जो है खर्चा, इनकम ज्यादा करी है और खर्चा कम किया है, आपका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आ गया। फिर है क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आप देखोगे लिखा हुआ है 12,000 है। नेट कैश फ्लो तो 2,000 था, यहाँ पर 12,000 कैसे हो गया। भाई जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था $10,000 से, ओपनिंग बैलेंस, ये भी तो ऐड करूंगा ना एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मैंने ये भी ऐड करा तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आया 12,000। अब जनवरी मैंने एंड किया है 12,000 से, तो फेब्रवरी कितने थाउजेंड से स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली 12,000 से होगा। तो जो मेरा लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था, जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस था,
वो ऑटोमेटिकली फेब्रवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सही है। 30 जनवरी को 12,000 थे, तो फर्स्ट फैब को भी तो 10-12,000 ही होंगे ना। तो फैब हमने स्टार्ट किया 12,000 से। फिर सेल हुई हमारी 3,000 की, इनफ्लो हुए 3,000 के, परचेजेस हो गई 10,000 की, तेरी आउटफ्लो हो गया 10,000 का। मतलब हमने कमाए 3,000 और खर्चा किया 10,000 का। इसका मतलब हमारा नेट कैश फ्लो आ गया -7,000। 3,000 कमाए, 10,000 का खर्चा कर दिया, इसका मतलब 7,000 रुपये उधार पे खर्चा करके आया हूं ना मैं। तो मेरा नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दैट इज -7,000। तो क्लोजिंग बैलेंस 5,000 क्यों आ गया? क्यों आ गया भाई? क्योंकि मेरे पास लास्ट मंथ के 12,000 भी तो पड़े हुए थे, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। तो मैंने इस ओपनिंग बैलेंस को क्या किया, इस ओपनिंग बैलेंस में से अपना उधार उतारा है 7,000 का। तो जो बच गया 12,000 -7,000, कितना बच गया? 5,000। मेरा फेब्रवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000। अब जो फेब्रवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 5,000 यहाँ आ गया। मार्च में हमने इनफ्लो किया 2,000 का, आउटफ्लो फिर 10,000 का कर दिया। 2,000 कमाए, आउटफ्लो का खर्चा और 10,000 का खर्चा कर दिया। मेरा नेट कैश फ्लो आ गया 8,000। 8,000 माइनस में, जो भी अकाउंटिंग में जो भी चीज ब्रैकेट में वो माइनस होती है। ठीक है। ठीक है, 8,000 माइनस में चला गया। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया -3,000। और तेरी क्लोजिंग बैलेंस भी नेगेटिव के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर मेरा 8,000 नेगेटिव हुआ। अब लास्ट मंथ के मेरे पास 5,000 पड़े हुए थे, तो मैंने उस 5,000 से इस उधारी को उतारा। जब इस उधारी को उतारा, फिर भी 5,000 सिर्फ मैंने उतारे, अभी भी 3,000 रह गए। इसका मतलब मार्च में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है -3,000, वो ऑटोमेटिकली अप्रैल का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 3,000। अप्रैल मैंने स्टार्ट ही क्रेडिट से किया है, उधार स्टार्ट किया -3,000। मैंने इन्फ्लो किया, सेल करी 6,000 की, 6,000 की सेल करी, अच्छी सेल हो गई। और लेकिन मैंने खर्चा किया, कॉस्ट कंट्रोल कर ली मैंने अचानक। तो इनफ्लो 5,000 से मैंने लास्ट मंथ के 3,000 रुपये उतारे, बिल किए। हाँ, 3 महीने 3,000 का क्रेडिट, 5,000 -3,000 कितना हो गया? 2,000 पॉजिटिव। देखो मेरा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव में चला गया। अब अगर मैं मई आता तो मई में भी यही होता। मई जो क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस बच जाता है यहाँ पे। फिर जो भी सेल होती, जो भी होती, जो भी एनसीएफ होता, तो इस तरह चलता जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और फिर ये जाके ऐड ऑन होगा किसके अंदर? आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने देखा मार्च में हम नेगेटिव में थे, हमने जल्दी से कुछ सिस्टम किया, कुछ एक्शंस लिए, और खुद पॉजिटिव में आ गए ऑटोमेटिकली। खर्चे हमने कंट्रोल कर दिए। कैसे किए देखो। हाउ टू इम्प्रूव कैश फ्लो। अगर आपका कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा हो, तो इसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, या सवाल ही डाल दिया है मैंने। हाउ टू इम्प्रूव कैश फ्लो, कैश फ्लो को इम्प्रूव कैसे करें? सही है। अगर हमारा कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया, कैसे इम्प्रूव करेंगे? सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो। क्या करो? अपने एक्सपेंसेस को कम करो। कस्टमर को लेस क्रेडिट दो, मतलब उधार पे सामान कम दो कस्टमर को। अपनी सेल बढ़ा दो। डायरेक्ट इन्वेंट्री सेल करो। नॉन यूजफुल एसेट को बेच दो। वो एसेट जिसको तुम यूज नहीं कर रहे, कोई मशीन पुरानी पड़ी हुई थी, सही है, काम में नहीं आ रही, बेच दो। अचीव करो ट्रेड रिसीवेबल को। जिन लोगों को उधार पे सामान दिया हुआ है, उनको जल्दी रिकवर करो उनसे पैसा। और डिले करो ट्रेड पेबल्स को। जिन लोगों को हमने देने हैं पैसे, जिनसे हमने उधार किया हुआ है, उनको डिले कर रहे हैं, बाद में आना, कल आना, परसों आना, वरना आउटफ्लो बढ़ जाएगा ना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करो। इससे आपका क्या होगा? कैश कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ सर सोर्स ऑफ फाइनेंस पे। सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आ जाओ। अच्छा जी, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सेक्शन 1 में एक बात याद है, सेक्शन 1 में हम एक बात पढ़ते थे
कि स्मॉल बिजनेसेस के पास एक्सेस ऑफ फाइनेंस नहीं होता, कि स्मॉल बिजनेस को बैंक लोन नहीं देता, इन्वेस्टर पैसे नहीं लगाता, इसका मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ फाइनेंस कम है। और लार्ज बिजनेस के पास एक्सेस ऑफ फाइनेंस बहुत ज्यादा है। बैंक उससे घर पे खड़ा हुआ है गेट पे, भाई हमसे लोन ले लो। इन्वेस्टर उससे गेट पे खड़ा है, भाई मेरा पैसा लगा लो अपने बिजनेस में। ठीक है। तो ये जो एक्सेस ऑफ फाइनेंसेस है ना, इसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये वो सोर्सेज है जहां से हम पैसा जनरेट करते हैं, जहां से हम पैसा बिजनेस में अपने लेकर आते हैं। ठीक है। और ये होती है दो टाइप की, एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि वी आर जनरेटिंग फाइनेंस विद इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर से पैसा जनरेट करने को या फंड करने को हम इंटरनल कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब वी आर जनरेटिंग फाइनेंस आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से जब हम पैसा लेकर आते हैं, बिजनेस में फंड्स लेकर आते हैं, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। सही है। अब सर इंटरनल फाइनेंस कैसे जनरेट होता है? जब हम अपने प्रॉफिट्स बढ़ा देते हैं, जब हम विड्रॉल्स कर लेते हैं, जहां जहां पैसा फंसा है निकलवा लिया, जनरल रिजर्व्स को खाली कर लेते हैं। जनरल रिजर्व्स क्या होता है? जनरल रिजर्व्स आर लाइक कंपनी के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, फियाट में, जिसके अंदर भी पड़ा हुआ सेविंग अकाउंट्स होते हैं, गुल्लक की तरह होता है, गुल्लक। ठीक है। और वो उधर हम अपना एक सर्टेन प्रॉफिट जो है ना सेव कर रहे होते हैं, रिजर्व कर रहे होते हैं, कि जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से पैसे निकाल लेंगे। तो हम जनरल रिजर्व्स निकाल लेते हैं। नॉन यूजफुल एसेट बेच देते हैं। कोई पुरानी मशीनरी वशीनरी पड़ी हुई है, उसको हमने उठाया, उसको हमने क्या करा, बेच दिया, रिसोर्सेज को बेच दिया। जनरल मोटर्स कर चुकी है रैशनलाइजेशन का, जो बेसिकली आपका है ना, रैशनलाइजेशन कर दी। जनरल मोटर्स इज अ कंपनी। जनरल मोटर्स के ऊपर जब बुरा वक्त आया था, तो जनरल मोटर्स ने जितने भी आपकी यू नो फालतू जो डिपार्टमेंट से, जितनी भी फालतू फैक्ट्रीज थी, सबको बंद करना शुरू कर दिया था। सही है। बेचना शुरू करें ताकि पैसा जनरेट हो सके। इन्वेंट्री बी टू बी कर दें, बिजनेस टू बिजनेस इन्वेंट्री सेल कर दें, पैसा आ जाएगा आपके पास। लेकिन मेन टॉपिक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नली पैसा कैसे जनरेट करें? सही है। किसी और का पैसा अच्छा लगता है ना हमें तो। सर बैंक से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लोगे पैसा आ जाएगा। या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लो। सर मोर्गेज करो, मोर्गेज कर लो, पैसा आ जाएगा। मोर्गेज का क्या मतलब होता है? गिरवी रखवाना। सही है। कि मैंने आपके पास एक सर्टेन एसेट, मैंने आपके पास मोर्गेज कराया है फॉर एग्जाम्पल। मैंने बोला यार मुझे 1 करोड़ रुपए लोन दे दो, और मेरे घर के पेपर रख लो, मोर्गेज कर लो। मेरे घर की वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। उसने बोला ठीक है। उसने बोला जब आप मुझे, मैंने उसको बोला जब मैं आपको आपके 1 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा, तो आप मुझे मेरा घर के पेपर वापस कर देना। तो उसने बोला मुझे आपसे 1 करोड़ रुपए वापस नहीं चाहिए, मैं आपसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए वापस लूंगा। क्यों भाई? 10 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट भी तो कमाना है ना उसने, वो आपको पैसे दे रहा है। सही है, काम कोड़े पड़ेंगे इस बात पे। ठीक है। तो सर मॉर्गेज जो हम लोग जो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली लोन लोन कर, वो मॉर्गेज ही होता है, वो लोन वोन नहीं होता। उसको मॉर्गेज ही कहते हैं। जो कार फाइनेंसिंग में कर रहे होते हैं, जो होम फाइनेंसिंग में कर रहे होते हैं, सब मॉर्गेज होता है ये। अपनी कोई एसेट, आई डोंट नो कार फाइनेंसिंग में हमको कोई एसेट रखवाना पड़ता है, आई डोंट थिंक तो रखवाना पड़ता है। बट हो होम फाइनेंसिंग में या बिजनेस के लिए जो हम जो पैसा लेते हैं, उसके अंदर तो हमें रखवाना पड़ता है अपना एसेट वगैरह। ठीक है। छोटी कंपनी के पास होता ही नहीं है एसेट, तो बेचारी क्या करे, दैट इज द रीजन उसको लोन नहीं मिलता। शेयर बेच दो, अपने शेयर मार्केट में बेचो, इन्वेस्टर से पैसा उठाओ, एक्सटर्नल है। डेट फैक्टरिंग करो। डेट फैक्टरिंग क्या होता है? व्हाट इज डेट फैक्टरिंग? डेट फैक्टरिंग में मैं क्या करता हूँ, देखो डेट फैक्टरिंग की ना ऑर्गेनाइजेशन है नाउअडेज, जिनका काम है आपका पैसा रिकवर करके देना, वसूली भाई। ठीक है। पैसा रिकवर करके देना। सही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत थी राइट नाउ, करंटली 20 लाख रुपए की करंटली जरूरत थी। बट मेरे पास 20 लाख रुपए करंटली नहीं है। लेकिन मेरी जो ट्रेड रिसीवेबल बुक है ना, ट्रेड रिसीवेबल बुक मतलब वो कस्टमर्स जिनको मैंने उधार पे पैसा दिया हुआ है, तो उनकी मैं एक बुक बनाता हूँ ना, जिसको मैं ट्रेड रिसीवेबल बुक कहता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू 25 लाख रुपीज। मतलब 20 लाख रुपए की नीड है नहीं, लेकिन 25 लाख का ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है मेरे पास।
अब अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल को रिकवर करने जाऊंगा, इट विल टेक डेज। हो सकता है रेशो का फॉर्मूला लगाऊं, 25 लाख रुपए फैक्टरिंग कंपनी के पास। मैंने बोला भाई डेट फैक्टरिंग वाले भाई साहब, मुझे जो है 20 लाख रुपए करंटली कैश चाहिए। डेट फैक्टरिंग ने बोला ले लो, और अपनी ट्रेड रिसीवेबल बुक मुझे सेल कर दो। तो भाई ट्रेड रिसीवेबल बुक तो मेरी 25 लाख की है, तो 5 लाख रुपए उसका प्रॉफिट ना भाई, वो आपको 20 लाख रुपए करंटली दे रहा है। सही है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, मैंने अपनी ट्रेड रिसीवेबल बुक इस डेट फैक्टरिंग कंपनी को बेच दी, इससे 20 लाख रुपए ले लिए। ठीक है। अब ये डेट फैक्टरिंग कंपनी जाने और मेरे क्रेडिटर्स जाने, मेरा इसके बीच में कोई लेन देन नहीं है। और इस डेट फैक्टरिंग कंपनी को अच्छी तरह से अपना पैसा निकलवाना आता है। सही है जी, बदमाश होते हैं बोले ऐसे, उड़ता है आगे। सही है जी। ब्लड हाउंड्स देखा है? ब्लड हाउंड्स, चपटे हुए, देखा है ब्लड हाउंड्स? यार नबिया, आप अभी बेटा पढ़ाई के दिन है, आप सीजन्स देख रही हैं आप नेटफ्लिक्स पे यार। ये मैं चेक कर रहा था कि यार आप लोग क्या कर रहे हो आजकल, ब्लड हाउंड्स देख रही है बेटा आप यार। बड़ी गलत बात है। बहरहाल, उसके अंदर वो डेट फैक्टरिंग का काम कर रहे होते हैं, पैसा रिकवर जो करा के देते हैं, कैसे कूटते हैं। ठीक है। बहरहाल, तो ये क्या सर, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब इसमें कुछ फाइनेंसेस हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, और कुछ फाइनेंसेस हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। बैंक लोन क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मतलब जिनको आपने साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है, जिसको साल से ज्यादा भी दे सकते हैं। बैंक लोन क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल से ज्यादा का बैंक लोन मिलता है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? चलो 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 चलो, इसको पढ़ना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को बच्चों वाली चीज। नाउ मैं जा रहा हूँ किस पर, बजट के ऊपर। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, फाइनल नोन एज बजट। 10 मिनट 15 मिनट में खत्म करते हैं कहानी पूरी। बजट। बजट क्या होता है? बजट, जब भी वो आपसे पूछे बजट, तो आप उसको सबसे पहली बात क्या बोलोगे? इट इज अ फाइनेंशियल प्लान। इट इज अ फाइनेंशियल प्लान। ठीक है। बजट का मतलब है डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर दैट शोज एक्सपेक्टेड इनकम एन एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। बजट इज अ प्लान जिसके अंदर आप अपनी फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंसेस को डॉक्यूमेंट करते हो, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने कितने पैसों में अपना ऑफिस चलाना है, या जिंदगी का कोई भी खर्चा करना है। ठीक है। अभी बकरा ईद आ रही है, आप बकरा खरीदने जाओगे तो आप बजट लेके जाओगे कि आपने 50,000 80,000 का बकरा खरीदना है। ठीक है। तो इस प्लानिंग को आप क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसी तरह कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के इनकमिंग एक्सपेंसेस और इनकमिंग सेल्स इनफ्लोस को आप एक जगह नोट डाउन करते हो, कैलकुलेट करते हो, और अपनी कंपनी का बजट बनाते हो, प्लान ऑफ फाइनेंस बनाते हो कि इतने पैसों में 1 करोड़ रुपए में मुझे अपना 2027 चलाना है, अपनी कंपनी चलानी है। तो ये बजट है, ये प्री प्लान होता है। बुढ़े लोग कह रहे होते हैं कराची को इतना बजट मिला, कहाँ गया? अरे भाई, बजट मिला क्या होता है ये? समझते हैं बजट मतलब पैसे मिल गए? भाई पैसे नहीं मिले, अभी तो बजट मिला है कि हम कराची से आने वाले साल में इतने अरब टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी से आप क्या चाह रहे हो? अभी से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इट्स जस्ट इन सिंपल वर्ड, इट्स अ फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान। बजट इज अ फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान जिसके अंडर आपने काम करना होता है। पर्पस क्या है बजटिंग का? फ्यूचर इनकम और कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, स्पेंडिंग कंट्रोल हो जाती है, टारगेट सेट हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स इंप्रूव हो जाती है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टोटल बजट था, 25 लाख दिए मार्केटिंग को, 25 ऑपरेशन को, 25 फाइनेंस को, 25 एचआर को, कोऑर्डिनेशन बना ली। सही है। या मार्केटिंग वालों ने बोला यार हमारा बजट ज्यादा होना चाहिए, हमारा खर्चा, चलो 40 तुम्हें देता हूँ, 15 फाइनेंस को देता हूँ, कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है आपके डिसीजन मेकिंग। दिस इज द पर्पस ऑफ बजटिंग। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ बजट देखते हैं। एक है सेल्स बजट, जो हम किसको दे रहे हैं? सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। फोरकास्ट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल्स एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉस ने बोला इस बार 200 यूनिट सेल करने हैं, तो 200 यूनिट सेल करने के लिए 2 लाख रुपए की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बजटिंग। सही है जी। फिर सर प्रोडक्शन बजट, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस टू मीट डिमांड। यार 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अली, मुझे जो है ना $15,000 लगेंगे।
मटेरियल और लेबर रिसोर्सेज के अंदर ऑपरेशन का बजट निकल के सामने आ गया। कैश बजट, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू मैनेज लिक्विडिटी। भाईजान मुझे अगले महीने में इनफ्लोज आने वाले हैं $10,000 के, लेकिन मेरे आउटफ्लोज जाने वाले 15,000, मैं आपको किस तरह फाइनेंस अलॉट करूं? ठीक है, कैश बजट। ठीक है, तो ये सर आपके बजटिंग। अब सर आप बजट को बनाते कैसे हो, प्रोसेस कैसे करते हो? स्टेप बाय स्टेप, के पहले ये खर्चा गिनूंगा फिर ये खर्चा, ऐसे तो नहीं होगा ना, कोई प्रोसेस होगा ना बजटिंग का, कंपनी बजटिंग का। सबसे पहला अपनी बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट करो। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया मैंने अपने ब्रांच 2 खोलना चाहता हूं इस्लामाबाद में। ठीक है, सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसकी सेल्स फोरकास्ट डालो। आपको क्या लगता है क्या सक्सेस चांसेस है इस्लामाबाद में ब्रांच 2 खोलने के? सेल्स फोरकास्ट, कितनी इनकम्स आएंगी, कितनी इनफ्लोज आएंगे। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बना दो। सही है, अगर इस्लामाबाद में आपने खोलना है अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ये अचीव करना पड़े, नेगोशिएशंस करो बजट की फ्लक्चुएशंस के ऊपर, अप्रूवल लो अपने डायरेक्टर्स और अपने टीम से, और फिर उसको मॉनिटर करो, चेक करो कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे, जो बजट हमने सेट किया था फॉर ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड इनकम, क्या वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। इसको आप कहते हैं प्रोसेस ऑफ बजटिंग। सही है, कंट्रोल कैसे होगा बजट? आइडेंटिफाई करो ओवर स्पेंडिंग, फालतू खर्चा कहाँ हो गया, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है ताकि वो एफिशिएंसी के साथ काम करें और खर्चों को कम करें। बजट कंट्रोल। अब सर 3 वेज है। एक होती है इंक्रीमेंटल बजटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट, यार सैलरी में इंक्रीमेंट मिला है, लास्ट ईयर का जो बजट था ना उसी के अंदर मैंने एड ऑन कर दिया। यूज लास्ट ईयर बजट एज बेस्ड एंड मेक एडजस्टमेंट, इंक्रीमेंट कर दो। लास्ट ईयर 1 करोड़ का बजट था, इस साल मैंने 1 करोड़ 20 लाख का बजट कर दिया। नो टेंशन, कोई टाइम जाया नहीं। ठीक है, फिर है जीरो बेस्ड बजटिंग। स्टार्ट से बजटिंग करना कि भाई लास्ट मंथ वाला मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लास्ट ईयर 1 करोड़ का बजट था, आई डोंट केयर, इस साल का हम एक नया बजट बनाएंगे, न्यू। ऑल कॉस्ट मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम जीरो ईच पीरियड। सारे अपने पूरे साल के खर्चे लिखे, स्पेंडिंग्स लिखी, उनको कैलकुलेट किया और एकदम बिल्कुल नया बजट बनाया। सही है। फ्लेक्सिबल बजटिंग, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी। जो विद इन ईयर बजट चेंज हो रहा है। सही है, जनवरी फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फैब मार्च अप्रैल, अप्रैल तक मेरा बजट था एक, सेकेंड क्वार्टर में अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। मास्टर बजट कहते हैं पूरी कंपनी के बजट को, पूरी कंपनी का जो हम बजट निकालते हैं ना उसको कहते हैं मास्टर बजट। फायदे क्या है? कंप्लीट फाइनेंशियल रिव्यू मिलेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नुकसानात क्या? डिपेंडेंट ऑन हाई एक्यूरेसी, क्या आप हाई एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और कैसा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ गई तो इट विल लीड टू रॉन्ग डिसीजन, अगर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ गई तो रॉन्ग डिसीजन की तरफ कहानी चली जाएगी। इसको आप कहते हैं बजट। बजट के बाद वी हैव अ टॉपिक नोन एज वेरिएंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस मींस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड, एक्चुअल रिजल्ट माइनस बजटेड रिजल्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके फादर ने कहा था बेटा 80,000 का आपका बजट है, बकरा लेकर आना। आप बकरा लाए 90,000 का, कितने का डिफरेंस हो गया? 10,000 का डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को आप वेरिएंस कहते हो। लेकिन ये क्या है? ये एडवर्स है। एडवर्स वेरिएंस है कि अब्बा ने आपको बेटा 80,000 खर्च करने को दिए थे, आपने 90 कर दिए, ये हो गया एडवर्स। लेकिन अगर आपके अब्बा ने आपको 80,000 खर्च करने के लिए दिए थे, आप बकरा लाए 70,000 का, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर फेवरेबल वेरिएंस। कि आपने अब्बा के 10,000 रुपए बचा लिए। क्या हो गया, क्यों नेटवर्क के साइन बना बना के दे रहे हो? नया नेट लगा बेटा, सादत इतना महंगा नेट लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसका जब बिल आता है ना तो पहले मुझे दिल का दौड़ा आता है बेटा, इसका बिल भरने में। किसी को दिखाता हूँ ना उसको यकीन नहीं आता। हाँ, कुछ नहीं कर रहा, भेज रहा हूँ पीडीएफ। एक पैरेंट एक पैरेंट को मैंने बिल की फोटो लेके भेज दी थी, वो यकीन नहीं कर रही, नहीं कह रही, एडिट करके दिया आपने।
ब्रो दिस इज पाकिस्तान, ठीक है? तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, ठीक है? तो सर ये होता है वेरिएंस, गॉट इट? एक्चुअल और रिजल्ट का फर्क। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि अब्बा ने आपको 80,000 रुपीज का बजट दिया, आप 70,000 में बकरा लिया है। 10,000 रुपए जो आपने अब्बा के बचा है, $10,000, वो सॉरी 10,000 रुपए, इसको आप क्या कहते हो? फेवरेबल वेरिएंस कहते हो। सर बेसिकली जो एक्चुअल और रिजल्ट में जो डिफरेंस होता है उसको आप वेरिएंस कहते हो। इसलिए होता क्या है, इतनी सी चीज पे हमने इतना बड़ा लेक्चर क्यों बना दिया? देखो पढ़ते हैं। A variance is a difference between a budgeted figure and actual result, ठीक है? प्लान्ड और एक्चुअल का फर्क, उसको आप वेरिएंस कहते हो। इससे आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाते हो। जब आपको पता, देखो फर्क पता है ना कि यार 80 का बजट था, आपने 70 खर्च करे, ठीक है? तो अगले बार मैं 70 का ही बजट दूंगा आपको, सही है? या मैं देख रहा हूँ कि यार 80 का बजट था, आपने 90 खर्च कर दिए, 10 कहाँ गए? आओ उसके ऊपर ऑडिट बताते हैं, ठीक है? तो कॉस्ट कंट्रोल होती है। प्रॉब्लम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाते हो, सही है? अब देखो फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, एडवर्स मतलब नेगेटिव, ठीक है? ये जो मैंने अभी बताया कि अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिए बजटेड से तो वो एडवर्स हो जाएगा, कम खर्च किए बजटेड से तो वो फेवरेबल हो जाएगा। फेवरेबल हमेशा पॉजिटिव होता है, एडवर्स हमेशा नेगेटिव होता है। कंपनी के पैसे बचाओगे, कंपनी खुश होगी। कंपनी के पैसे ज्यादा खर्च कर दोगे, कंपनी गुस्सा हो जाएगी, बोलेगी यार तुम्हें बजट दिया, तुम बजट से बाहर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। एडवर्स हुआ क्यों? बजट से बाहर गए क्यों? 80,000 का बजट दिया था, तुमने 90 खर्च कैसे कर दिए बेटा? सही है, यू आर नॉट स्मार्ट। नहीं सर मैं स्मार्ट हूं, कुछ प्रॉब्लम्स थे ना, फोरकास्ट ही पुअर थी। आपने बोला था 80,000 रुपीज के अंदर काम हो जाएगा, ये पुअर फोरकास्ट थी। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, 80,000 में काम नहीं हो रहा यार। मैंने 90,000 में आपको तो काम करा, आप खुश हो? उल्टा आप गुस्सा कर रहे हैं। पुअर फोरकास्ट आपकी थी। इकोनॉमिकल चेंजेस आ गई हैं, है ना? इन्फ्लेशन जो मैंने अभी बताया, टैक्स लग गए, सही है? अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, महंगा कॉस्ट, वही ना इन्फ्लेशन। डीमोटिवेशन और इनएफिशिएंसी आ गई थी, ठीक है? कि यार वर्कर ने बोला अबे यार वो नहीं हो रहा काम, बस जैसा भी ये कर लेते हैं, चाहिए इनएफिशिएंसी, पेल दिया काम, ठीक है? अब जो है ना, आपने क्या किया, आपको मंडी में जाके ना थोड़ा सा खुआर होने का, वॉक करने का मूड नहीं हो रहा था कि आपने बोला ढूंढूं, आपने बोला हाँ यार बस मैं थक गया हूँ, ये लो यार 90,000 लो, बजट से बाहर करता हूँ, बकरा खरीद लेता हूँ। बकरा ही था रही ना, इसलिए मैं अभी बकरों की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो गया सर, ये आपकी इनएफिशिएंसी थी, आपकी डीमोटिवेशन थी। सेम एज कंपनी में ऑपरेशंस करते हुए आप क्या कर रहे हो? डीमोटिवेट हो, इनएफिशिएंसी कर रहे हो। इनएफिशिएंसी की वजह से वेस्टेज कर रहे हो आप, सही है? एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, गॉट इट? ये होता है आपका वेरिएंस, ठीक है? मैनेजमेंट वेरिएंस को यूज कैसे करती है? फ्यूचर बजट को रिवाइज करने के लिए, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने के लिए, ओवर स्पेंडिंग रोकने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट एंड प्राइसेस। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिखा हुआ है वेरिएंस: इंप्रूव फाइनेंशियल एफिशिएंसी, हेल्प अचीव टारगेट, सपोर्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है? और ये इसके पूरा आपका इवैल्यूएशन पैराग्राफ है, इसको पढ़ लो कि इनकेस आपको इवैल्यूएशन कंक्लूजन इसका ना लिखना है तो जल्दी से इसको पढ़ लो, जल्दी से इसको पढ़ लो, जल्दी से इसको पढ़ लो, जल्दी से इसको पढ़ लो। अच्छा जी, क्या बोल रहे हो सर? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज, यार मार्जिनल कॉस्टिंग के तुम लोग पीछे भागते रहते हो, इतनी सी चीज है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मींस कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस, इसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग को आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ ऐड ऑन नहीं करते। ये कॉस्टिंग आपकी प्लानिंग की कॉस्टिंग के बाहर की कॉस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक था आपका वेरिएबल प्लस फिक्स, इससे आप टोटल कॉस्ट निकालते थे, ये आपकी प्लान्ड कॉस्ट है। अब आपके पास अगर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आ गए तो उसको मैं अपनी मेन प्लानिंग में थोड़ी ना ऐड करूंगा, उसको मैं डालूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, बिकॉज वो मार्जिनल है, ठीक है? वो हर बार मुझे नहीं मिलते बनाने को, सही है? इस बार मुझे 20 एक्स्ट्रा यूनिट मिल गए थे, नाइकी आ गया था इस बार, याद है नाइकी आया था ना? तो इसकी 20 एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो मेरे पास लेबर यूज हुआ है, जो मेरे पास मटेरियल लगा है, ठीक है? ठीक है, जितना रेंट कंट्रीब्यूशन इसने पे किया है,
इसको मैं किसके अंदर डालूंगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में डालूंगा, कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस। और इसके प्राइसेस भी ऑब्वियसली फिर मुझे थोड़े से ऊपर रखने पड़ेंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मुझे ज्यादा आ रही है थोड़ी सी। नॉर्मल कॉस्ट अगर प्रोडक्ट की मुझे 15 रुपए आ रही है, तो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की मुझे कॉस्ट आ रही है पर यूनिट 20 रुपए। सही है, बिकॉज इस मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहा। सही है, एग्जाम्पल तू सस्ती थी, सबने बच्चों को भी दे चुका हूं। पिज्जा खाने गए, ठीक है, अब पिज्जा था 1500 रुपए का लार्ज, प्लान्ड कॉस्ट है उनकी, प्लान्ड प्राइस है 1500 रुपए की लार्ज। तुम थे नदीदे, तुमने बोला एक्स्ट्रा चीज डालो, तुमने 200 रुपए डलवाए। तुमने बोला एक्स्ट्रा पेपरोनी लगाओ, एक्स्ट्रा चिकन डालो इसके ऊपर, है ना। तुम नदीदे हो, हर कस्टमर नदीदा नहीं होता है। तो क्या तुम्हारी वजह से हम 200 रुपए एक्स्ट्रा पेपरोनी, 200 रुपए एक्स्ट्रा चीज, 200 रुपए एक्स्ट्रा चिकन के पिज्जा क्या हम 2100 का कर दें? नहीं, पिज्जा एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लान हुआ है, 1500 रुपए उसकी प्राइस होगी। अब तुम जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉस चिकन और पेपरोनी डलवा रहे हो ना, उसकी कॉस्टिंग हम डालेंगे मार्जिनल के अंदर। सही है, बिकॉज तुम जैसा कस्टमर हमारे पास नदी दे हर वक्त नहीं आता। समझ आ रही बात? ठीक है, अब अगर इसको भी पढ़ना है, एक्सेस, डिटेल, ठीक है, लेकिन इतना काफी है मेरे भाई। जाओ पास्ट पेपर प्रैक्टिस करो। ऑलराइट गाइस, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आर 1 2 3 4 5 सेक्शंस। ठीक है, पूरा वॉक थ्रू कर लिया हमने इनका। कल से हम लोग पास पेपर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। टिल दैट सेक्शन 5 तक बुक की रीडिंग करो, बुक की रीडिंग करो, बुक की रीडिंग करो। सर बुक मुश्किल है, बुक में इंग्लिश मुश्किल है, बुक सर बहुत लेंदी है। देख लो भाई, आपका नुकसान है। ये सब बहाने अपनी जेब में रखो, पढ़ो, सारे सोल्यूशन है। सर इंग्लिश मुश्किल है, उसकी फोटो लो, चैट जीपीटी को दो, बोलो भाई आसान कर दो, उर्दू में ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन बेवकूफी है ना उर्दू में पढ़ना। मैं तुमसे बुक क्यों पढ़ा रहा हूं? मुझे वो इंग्लिश फ्रेजेस चाहिए तुम्हारे आंसर में। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो भाई बुक से पढ़ो, बुक से कंटेंट पढ़ लो। कल से पास पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 दिन लगातार पास पेपर्स करेंगे, पास पेपर्स करेंगे तो आंसर सेट होंगे, आंसर सेट होंगे तो हमारा इंशाल्लाह ग्रेड आ जाएगा। गॉट इट?